माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री ईटी मोहम्मद बशीर, एडवोकेट एम आरिफ, के सुरेश जी, अधीर रंजन जी चौधरी। आप तो डेली मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है। एवरीडे स्थगन मौका देंगे आपको पर्याप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 16, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं क्रम संख्या 2 से 16 तक अंकित जो नाम है श्री अर्जुन मुंडा जी के नाम के आगे जो दस्तावेज हैं, श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री फगन सिंह कुलस्ते साहब, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मेरे स्वयं के नाम के आगे श्री पंकज चौधरी जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्री रामेश्वर तेली जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री सुभाष सरकार जी और डॉक्टर भगवत कराड़ जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है वो आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर मैंने व्यवस्था दे चुका हूं पहले शुरू में। आपको खड़ा होने का मौका मिल गया, अच्छी बात है, कोई मौका चाहिए। आइटम नंबर 17, श्री रमेश विदुड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 20, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I would like to present the House the list of business. नो, हेलो। हाँ, आप बोल दो सर, किस विषय पे सर? आपको उस पे आइटम नंबर 20 अर्जुन मुंडा जी को बोले आप। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर बात ये है सर, बिल्कुल बिल इंट्रोड्यूस कर दो। वही तो कर नहीं किया ना, इसलिए कर। हाँ। त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय अधीर रंजन जी। सर, मैं तो सर ऐसा बिल की कोई विरोध की चलते नहीं, लेकिन मैं एक सलाह की चलते मंत्री जी को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, इसलिए कि जब ये इंक्लूजन ऑफ सर्टेन ट्राइब्स के बात होते हैं इन द लिस्ट ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन ये पीस मिल मैनर में, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप कहीं एक को बाहर से लाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा एसटी ट्राइब बहुत सारे सूबे से ऐसा मांग है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि मेरे क्षेत्र से, मेरी स्टेट से हम बराबर ये मांग करते आ रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में शामिल किया जाए। इसके पीछे तर्क ये है कि कुर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये प्राचीन एक जनजाति है। प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ ओल्ड छोटनागपुर रीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, particularly in the Jungle Mahal region. The British census of 1872, the Kurmi were analyzed as Kurmi of woods, that means Jhari Kurmi, produced in support of the report on the census of Bengal 1872 by H. Beverly, Inspector General of Registration, Bengal, describes Colonel Dalton mentioned some Jhari Kurmis or Kurmis of the woods in Chotanagpur who are said to worship strange gods. बात यह कि आप बंगाल में जाइए, झारखंड में जाइए, उड़ीसा में जाइए, लाखों की तादाद में ये कुर्मी समाज के लोग सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें ये ट्राइब में, जनजाति में हमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं ये मुद्दा को लेकर आपके सामने भी हमारे सारे तर्क पेश किए हैं, लेकिन पता नहीं आप अलग अलग ढंग से इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इस तरीके की काम करने के बदले अगर हिंदुस्तान में कई जगहों से ये ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए जो मांग आए हैं, ये सबको साथ में लेकर सर एक बिल लाना चाहिए। यही मेरा सुझाव है सर। और कोई माननीय सदस्य?
अर्जुन मुंडा जी। देखो ऐसे भी सदन चलता है, सबको मौका दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य अधीर रंजन चौधरी जी को इस बात की जानकारी है, इसके बाद भी दोहरा रहे हैं कि जो जनजातीय सूची में प्रविष्ट करने के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार जो मापदंड तय किए गए हैं, उस मापदंड में सभी राज्यों के बारे में रिसर्च बेस्ड तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तर पर उसकी समीक्षा की जाती है और उसको उसी कड़ी में सारे समीक्षाओं के बाद पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो एक एक समुदाय के बारे में रिसर्च होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने के बाद वो रजिस्ट्रार जनरल के पास समीक्षा के लिए भेजी जाती है, उनके समीक्षा उपरांत कमीशन के पास भेजी जाती है, तदुपरांत मंत्रिपरिषद में आता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। तो सभी समुदाय के बारे में इस तरह के प्रावधान हैं। सभी के अलग अलग जातियों के संबंध में रिसर्च पेपर बनते हैं। उसी कड़ी में यह जो त्रिपुरा का आज मामला लाया गया, डारलोंग कम्युनिटी के उपजाति के रूप में कुकी संप्रदाय है, जिनको उसी के डारलोंग कम्युनिटी के ही है, उनको सूचीबद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। सभी राज्यों के जैसे जैसे रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट आते हैं, तदनुसार उसको क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। 1931 में ये प्राचीन जनजाति में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर SRO 510 डेटेड 6 सितंबर 1950 एंड 2/38/50 पब्लिक dated 5th October 1950 declared that only those who were in the list of primitive tribes in the census report of 1931 were to be inducted in the list of scheduled tribes। तो ये तो 1931 में थे, इसी के लिए मैं ये मांग करता हूं। आप घुमा फिरा के बात कर सकते कि अनुशंसा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अब इतिहास को थोड़ा अनुसंधान कीजिए, इतिहास के पे थोड़ा गौर कीजिए और सेंसस रिपोर्ट देखिए 1931 की, उसमें आपको मिलेगा। जो मैं जो तर्क देते हैं ये कोई सीधा तौर पे आपको पूछ रहे थे, ये आप अगर जरा सा भी इसमें कोशिश करेंगे तो ये लाखों की तादाद में जो कुर्मी समाज के लोग होते हैं ये इसमें शामिल हो सकता है। हमारे बंगाल के भी साथी हैं, सुदीप बाबू भी है, बंगाल की सरकार में भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब इसको शामिल कीजिए। लाखों की तादाद में कुर्मियों की ये मांग सालों से चलते आ रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह नियम 377 के सदस्य सभा पटल पर रखें। शून्यकाल। श्री TN प्रतापरन। Honorable Speaker, sir, many colleges in Karnataka are banning girl students with hijabs from entering classrooms and colleges. Now, these girls with hijab are sitting outside of the colleges and demanding their fundamental rights. Speaker, sir, hijab is a part of the culture and religion's identity of Muslim women. It is like Mangal Sutra for Hindus, crucifix for Christians, turbans for Sikhs. Sir, in our country, there are some people who terrorist everything they want. If they see a Sikh man with a turban protesting against the government, they will be called him a Khalistan report. If they see a Christian man in her holy clothes traveling in a train, they will attack here.
He's on his legs. If they see a Muslim girl in her hijab, they will stop her from education. He's on his legs. Sir, where are they taking Shashi our Tharoor ji. India? We Speak, sir. Sir, please silent. Silent. Complete. Sir, allow him to complete. Sir, there is an important thing, sir. Sir, allow him to complete. हाँ बात के दी अपनी बात के हाँ क्यों Sir, where are we taking our India? We cannot lose our diversity, sir. I kindly Betiye, request betiye, to the please. education Please, minister betiye. to interfere in this Betiye. issue to ensure the Adnan, constitutional rights of the Please, betiye. girls. That is real. Sabka saath, sabka vikas. अच्छा As प्लीज हो my गया leader Rahul आगे Gandhi मेंबर said, Saraswati Devi gives education to all. This is no difference with religion, caste, dress or language. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. आने से प्लीज 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 ये तरीका ठीक नहीं है आपका प्लीज बैठिए मैं आपको मौका प्लीज आपस में नहीं शशि थरूर जी हाँ ठीक है मुद्दा उठा दिया आप भी प्लीज हाँ 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 मैं मौका दूंगा आपको प्लीज बैठिए आपको मौका दूंगा प्लीज बैठिए कटियाल जी मौका दूंगा हाँ आप हाँ हो रहा है जो हो रहा है आपके उनको बोलने दो आप शशि थरूर जी को नहीं बोलने दे रहे ये योजना मत बनाओ अधीर रंजन जी शशि थरूर जी को बोलने दो शशि थरूर जी Sir, alag subjects have बैठिए please. Sir, I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Earth Sciences to the lack of the Indian Meteorological Department's preparedness for weather forecasts and its recent failure to issue red alerts for heavy rain in a timely manner in Kerala. Having witnessed two successive consecutive floods in 2018 and 19, Kerala again experienced excessive rainfall last year, leading to loss of life and property. The IMD, however, failed to issue a red alert despite extreme weather conditions between 12 October and 16 October last year. This prevented the state government from taking appropriate action and severely impacted the support and resources available to the people of Thiruvananthapuram, sir, my constituency, and those residing in surrounding districts. It also posed a serious risk to the lives of traditional fishers who routinely venture out to sea. Further, though Kerala requires 256 weather stations as per the BIS standards, there are only 21 automatic weather stations, of which only 15 are functional in the state, sir. During such natural disasters, efficient institutional mechanisms must be in place to prevent and mitigate damage. I therefore urge the Minister to expedite the setting up of 100 automatic weather stations in Kerala as promised by IMD in the aftermath of the 2018 floods, and to implement a protocol to ensure that weather alerts of such sensitive nature are issued promptly so that critical action may be taken without Okay. undue delay. Thank you, Mr. Speaker. श्रीमती सुप्रिया सूले Thank you, sir. Sir, there's an urgent need for the centre to clarify the stand on the economic and caste census of the 2020 on the political reservation of OBC. सर सरकार ने जो जवाब केंद्र सुप्रीम कोर्ट का दिया था उसमें उन्होंने ऐसे कहा है, सरकार का ऑफिशियल जवाब है कि जो ओबीसी का जो आरक्षण का एम्पिरिकल डेटा था उसमें एक्यूरेसी पूरी तरफ से नहीं है। और जो जवाब स्टैंडिंग कमेटी को दिया था, सर आई जस्ट लाइक टू कोट दिस दैट द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रेजेंटेड टू द लोक सभा स्पीकर ऑन 31st August 2016 द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स claimed that this data was 98.87 accurate, and Registrar General of the Consensus of a Commission of India, Ministry of Home Affairs Standing Committee, that the data has been examined and 98.87% of this data of individual caste
and religion is error-free, unquote. This is what they have said. So what is the truth? Because 56,000 people in Maharashtra और 9 लाख से ज़्यादा इस देश के OBC जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो वंचित है इस आरक्षण से. So सच क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कहा है या जो स्टैंडिंग कमेटी का है, ये पूरे साफ करे सरकार. थैंक यू सर. PR नटराजन जी, नो. श्री ओम पवन राज जे विलांकर, शिवसेना. सोगत राय जी, नो. भाई साहब, मार्शल हमको जाने दीजिए. आपका मौका खत्म. सर प्लीज सर, प्लीज. आप कर ही नहीं सकते. Sir, I am raising a point regarding the maintenance of federalism in the country. The central government is interfering in the administration in the states through its nominated governors. Such interference is... आप वरिष्ठ नेता हैं. कोई एक भी शब्द रूल्स के बाहर नहीं बोलूंगा, एक भी नहीं बोल रहे हैं ना. The states of West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Maharashtra and Jharkhand are experiencing such types of problems. The nominated governors are interfering in the day-to-day administration. They are calling for the police officers and also for the chief secretaries. In Tamil Nadu, the governor has returned one bill passed by the Tamil Nadu Assembly. In West Bengal, the governor is refusing to sign a bill unanimously passed in the Assembly. Plus, ये विषय sir, एक भी शब्द. हाँ, शून्यकाल में उठाने का विषय. Whether I am saying one word outside the Constitution. Sir, I am mentioning बोल रहे हैं ना that this center state matter, sir, center state matter is the basis of federalism. The center appoints the governor supposedly in consultation with the state government but not with the concurrence of the state government. The Home Minister is here. He is the controlling authority of the governors. All of them come to Delhi and see him. Can't he tell the governors to stop tweeting, interfering in the day-to-day affairs of the state, in refraining from signing files and legislations passed by the legislative assembly? If this goes on, sir, अगर चलेगा तो देश में युक्त राष्ट्रीय ढांचा नहीं चलेगा. तो ये इसीलिए बेनी बनन जी. Thank you, sir. After this, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, the Directorate of Printing under the Ministry of Housing and Affairs, Government of India has been operating 17 printing press all over India since decades. As a sudden move, the Central Cabinet has decided to close down 12 of them in the name of rationalization, merger and retain only 5 presses. Presses located to South India has been totally neglected. So all the 3 units of South India are well established and having immense infrastructure capabilities and used to give almost 100% production ever since in the presses established and got best press award for highest production for several occasions. I would like to inform the August House that one of the units from South India is situated in my Lok Sabha constituency, which is the government press of Koratti. This press has been bagged the best press award on 4 occasions, and the number of employees has been selected in different trades of best operative awards in various years. Even in 2016, the press was awarded the best runner-up for overall performance among the 17 press of India. The Koratti government has got 75 acres of land, which is situated close to NS 66 in between Angamali and Chalakudi municipality. Beside the land, the press has got 3-story administrative building
factory building, godown building, electric subdivision, dispensaries, and one second, sir, and water treatment. Therefore, considering the importance of the quality press, I would request the government to consider to start the press immediately. And also, if the matter is in any circumstance cannot be considered, I will suggest the central government to convert this land of 75 acres government press for establishing sports and cultural university. Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, objections were raised about the proposed amendments in the IPS and IFS Cadre Rule 1954. The Centre has asserted that the proposed amendments are aimed at removing the non-availability of a sufficient number of officers in the Government of India, which is affecting the functioning of the Centre. These proposed rules are against the cooperative federal. Okay, Srimati Chinta Anuradha, हो गया विषय उठा देते हैं. Cooperative federalism and damage the federal structure. The central government has used their power to harass our former Chief Secretary and Commissioner of Kolkata also. I demand that this rule should not be enforced, and our Chief Minister Mamata Banerjee has been protesting against this draconian move which will violate our constitution, and the BJP is standing our bill. देखिए लोकसभा कितनी निष्पक्षता से चलती है, इसका उदाहरण देख लें कि आज 20 शून्यकाल में से 17 विपक्ष पार्टियों के हैं, अधीर रंजन जी, और सबको मौका दे रहा हूं मैं. मौका पूरा है. Lightning is a major natural disaster in India. This was demonstrated by a recent report compiled by the Climate Research and Services of Indian Meteorological Department. Odisha lost 213 human lives due to lightning strikes, the highest in the country in 2021. The thunderstorm and lightning claimed 780 lives across the country. Among these, the significant reported deaths were from Odisha. Considering most of these deaths are in the rural areas, with low levels of literacy and few buildings with lightning protection, there is need to aware people about precautions to be taken during lightning, like keeping away from electrical equipment, including wired phones, TVs, not opening any water taps, not going to open areas, etc. The Odisha government has initiated several steps to protect vulnerable pockets of the state from lightning fatalities. We need center's help is required in this issue. I would just like to mention, sir, that in 2015, Odisha government also entered with an MOU with Earth Network and has installed lightning detection sensors in 8 locations, but in 8 districts like Keonjhar, Balangir, Berhampur, Jaipur, Raurkela, Bhubaneswar, and Panikoili. But this needs to be expanded, and accordingly, lightning is a state-specific disaster even today. I would urge upon the government that make it a national disaster so that funds can be provided to the affected families. Thank you, sir. बालू जी, मैंने आपको थोड़ी बोलना आज. मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में टोक के आपको बोलने दिया था. इसलिए विराजें, संसद में अपन सब गरिमा बना कर चलें, अच्छी संवाद हो, अच्छी चर्चा हो, ताकि उचित रहता है. इसलिए शून्यकाल में अपनी बात को 1 मिनट में समाप्त कर दें तो उचित रहेगा. MBB सत्यनारायण. Thank you very much, sir. So, Vaidak steel plant, which is pride of Telugu people, was established in the year 1982, for which more than 22,000 acres of land was acquired. 64 villages were vacated and 32 persons sacrificed their lives, sir. Due to their sacrifice, the union government came forward to establish the Vaidak steel plant. Being the only steel plant manufacturing PSU without captive mines, the Vaidak steel spends higher on raw material than other steel plants in the country. Vaidak steel plant is a Navratna company
and more of India's largest steel making plants. I would therefore request the government to withdraw their decision for privatization of the Vizag steel plant in the interest of the workers, the state of Andhra Pradesh and the nation at large. Thank you very much, sir. श्री मनीष तिवारी जी, अब जो माननीय सदस्यों के शून्यकाल हैं उनको मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद मौका दूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और आकांक्षी भारत को लेकर के गत दिनों के जो प्रयास हैं उसके संबंध में विस्तार से बात कही है। मैं सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण भाषण पर अपनी टिप्पणी की, अपने विचार रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा। देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया। ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडता के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण है। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के
नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में, मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन खुश नहीं है? कौन खुश है? तरीका ठीक नहीं है। हो गया? प्लीज, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए। नहीं, प्लीज अजीत जी। आपको धन्यवाद करके शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। प्लीज प्लीज प्लीज। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती हैं। चूल्हे के धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली मां को, गरीब मां को, और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो यह स्टेटस सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। हमारी माताएं बहनें उनका पूरा प्लीज प्लीज दादा प्लीज बैठिए। आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, तरीका ठीक नहीं है। दादा नहीं, दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहाँ गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती।
दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं। कागज लेके बाद में बोल लेना। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है।
घबराइए। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार के बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई, प्लीज आप, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। प्लीज 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 प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं, सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी, कितना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज
इस लक्ष्य को के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे आपको मैं प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्लीज अधीर रंजन जी आपको पर्याप्त समय माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज। पहली लहर के दौरान मैंने आप देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने
वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है? मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के इस आचरण से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश अचंभित है। 2 साल से देश 100 साल के सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूझ कर रहा है। कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उससे सोच में पड़ गया है। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? क्या उनके सुख दुख आपके नहीं हैं? इतनी बड़ी संकट आया, कई राजनीतिक दल के नेता जरा आत्मनिरीक्षण करें। कितने राजनीतिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप मास्क पहनो, हाथ धोना रखो, 2 गज की दूरी रखो। कितने नेता हैं? क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फायदा होने वाला था? मोदी को क्या फायदा होने वाला था? लेकिन इतने बड़े संकट में भी इतना सा पवित्र काम करने से भी चूक गए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग हैं उनको ये इंतजार था कि ये कोरोना वायरस मोदी की छवि को चपेट में ले लेगा। बहुत इंतजार किया और कोरोना ने भी आपके धैर्य की बड़ी कसौटी की है। आए दिन आप लोग औरों को नीचा दिखाने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी की स्वदेशी की बात, इसको बार बार दोहराने में हमें कौन रोकता है? अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है, मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने? जिस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में, जुड़ने में आपका क्या जाता था? उसका नेतृत्व आप लीजिए, महात्मा गांधी जी के स्वदेश के निर्णय को आगे बढ़ाइए, देश का भला होगा। और हो सकता है हाँ, आप महात्मा गांधी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया योग के लिए, एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगह बना ली। दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व ना हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। अच्छा होता आप लोगों को कहते भाई संकट में घर में है, ये योगा कीजिए, आपको फायदा होगा। क्या नुकसान था? फिट इंडिया मूवमेंट चले, देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, आपको मोदी से विरोध हो सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट, आपके राजनीतिक दलों के छोटे छोटे युवा मंच होते हैं, अगर हम सब ने मिलकर के अगर इस फिट इंडिया के द्वारा देश की युवा शक्ति को इस सामर्थ्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहते, लेकिन उसका भी विरोध, उसका भी उपहास, यानी क्या हो गया है आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं आज इसलिए कहता हूं आपको ध्यान में आए कि आप कहां खड़े हैं जी। और मैंने इतिहास बताया, 60 साल के लेकर 15 साल तक पूरा कालखंड, इतने राज्य, कोई आपको घुसने नहीं दे रहा है।
माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का साक्षी है कि कोरोना वैश्विक महामारी से जो बनी स्थितियां, जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर के डे 1 से क्या क्या नहीं कहा गया, किसने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाएगी, ऐसा कैसे बुलवा लिया, किसने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोल दिए हम लोग। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर गए, ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो। खुद को टिके रहने के लिए आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माय गॉड क्या कुछ कहा गया, बड़े बड़े पंडितों ने क्या क्या कहा, पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। हम जो भी समझते थे, भगवान ने जो समझ दी थी, लेकिन समझ से ज्यादा समर्पण बहुत बड़ा था जी। और जहां समझ से समर्पण ज्यादा होता है, वहां देश और दुनिया को अर्पण करने की ताकत भी होती है, और वो हमने करके दिखाया है। और जिस रास्ते पर हम चले, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखंड में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में एक उदाहरणीय है। और अनुभव भी हम करते हैं, हमने देखा है। माननीय जी, भारत आज दुनिया की, माननीय अध्यक्ष जी, भारत आज दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, उसमें सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की। दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी, उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है, वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है। उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में है। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, और आज भी करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है, और ये कोरोना काल में है। कृषि एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से टॉप पर पहुंचा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नई ऊंचाई तरफ बढ़ रहा है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। डिफेंस एक्सपोर्ट, कईयों को परेशानी हो रही है। ये आत्मनिर्भर भारत का कमाल है
कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपनी एक पहचान बना रहा है। एफडीआई और एफपीआई, माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज 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 1 मिनट चुप रहिए आप भी। माननीय सदस्य आप चुप रहिए, आपको किसने इजाजत दी? बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन माननीय सदस्य आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी इस सदन में नेता बोल रहे हैं, कोई टिप्पणी टिप्पणी करेंगे, लेकिन आज आप ये उचित व्यवहार नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। ठीक है, आप बैठिए, आपको मौका नहीं दिया मैंने। माननीय प्रधानमंत्री प्लीज, माननीय दादा आपको मौका नहीं। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय आप अध्यक्ष जी, समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका और वहां से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको अब हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, एफडीआई और एफपीआई का रिकॉर्ड निवेश आज भारत में हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना काल में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफॉर्म जरूरी थी और हमने वो जो रिफॉर्म किए उसका परिणाम है कि आज हम इस तरीके से स्थिति पर आगे पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई सदस्य प्लीज सहित आप बैठिए। हर उद्योग को गलत तरीका है आपका, जरूरी सपोर्ट दी, बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। नियमों को, प्रक्रियाओं को सरल किया। आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसको हमने चरितार्थ करने के लिए भरपूर कोशिश की। ये सारी उपलब्धियां ऐसे हालत में देश ने हासिल की हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में
बहुत बड़ी उथल पाथल आज भी चल रही है। सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में अनेक संकट पैदा हुए हैं। दुनिया में सप्लाई चेन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया है और भारत आयात करने पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा आर्थिक बोझ देश पर आया है। पूरी विश्व में हालत पैदा हुई है, लेकिन भारत ने किसानों को इस पीड़ा झेलने के लिए मजबूर नहीं किया। भारत ने वो सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठाया और किसान को ट्रांसफर नहीं होने दिया है। भारत ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, 2-2, 4-4 पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए हैं। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो? छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो। माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को हमें समझना होगा। सैकड़ों वर्षों का गुलामी कालखंड, उसकी जो मानसिकता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज देश का मैं एक चित्र देखता हूं। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है, आज भी वो गुलामी की मानसिकता में जीता है। आज भी 19वीं सदी के काम, उस सोच, उसी में जकड़ा हुआ है। और 20वीं सदी के जो कानून है, वही कानून उसको कानून लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बदलाव को हमने अस्वीकार किया, उसका परिणाम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर, इतने मनोमंथन के बाद, कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी। 2006 में प्लानिंग, 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए। 2014 के बाद उसकी तेजी आई। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई, 70 दशक, और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। ये कैसी सोच है, क्या तरीके हैं? यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई।
2017 तक 1/3 खर्चा हुआ। हमने इतने कम समय में इसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो 4 धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। वाटरवे, सारी दुनिया वाटरवे का समर्थन है। हमारा ही देश था कि हमने वाटरवे को नकार दिया। आज हमारी सरकार को वाटरवे पे काम करना रहा है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर के कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण है। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। आज उसी का परिणाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। एक होलिस्टिक अप्रोच, टुकड़ों में नहीं। एक आधा काम वहां आ रहा है, रोड बन रहा है, फिर बिजली वाला आकर के खुदाई करता है, वो ठीक होता है, फिर पानी वाला आकर के खुदाई करता है। उस सारी समस्याओं से बाहर आकर के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गति शक्ति मास्टर प्लान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा देश की विशेषता को देखते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं और कनेक्टिविटी पर, इसके आधार पर हम जोर दे रहे हैं। आजादी के बाद सबसे तेज गति से ग्रामीण सड़कें कहीं बन रही है तो इस 5 साल के कालखंड में बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। आज देश नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटरड्रॉम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार इन्हीं कामों से मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की आवश्यकता है और अभूतपूर्व निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है, विकास भी बढ़ना है और विकास की गति भी बढ़ना है और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसी लक्ष्य को लेकर के पिछले 7 साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हम आज ग्लोबल वैल्यू चेन के हिस्से बन रहे हैं। ये अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी निशानी है। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है। एमएसएमई की परिभाषा में सुधार, एमएसएमई की परिभाषा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिए हैं। अपने छोटे उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए, एमएसएमई के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना भी शुरू की है और उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। और इसका बहुत बढ़िया स्टडी एसबीआई ने किया है। एसबीआई का स्टडी कहता है कि 13.5 लाख एमएसएमईज इस योजना के कारण बर्बाद होने से बच गए हैं। एसबीआई का स्टडी कहता है 1.5 करोड़ नौकरियां बची हैं और करीब 14% एमएसएमई लोन्स के कारण एनपीए होने की जो संभावना थी उससे बच गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जमीन पर जाते हैं वो इसके प्रभाव को देख सकते हैं। विपक्ष के भी कई साथी मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि साहब ये इस योजना ने
बहुत बड़ा लाभ किया है, एमएसएमई सेक्टर को इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी प्रकार से मुद्रा योजना कितनी सफल रही, हमारी माताएं बहनें कितनी उस क्षेत्र में आई हैं। लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन लेकर के आज अपना स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और खुद तो करते हैं, एक आध दो लोगों को रोजगार भी देते हैं। स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स, कभी हमने सोचा नहीं, पहली बार आजादी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और बैंक के अंदर से लोन मिल रहा है और हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है और करोड़ों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। हमने गरीब श्रमिकों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत हजारों लाभार्थियों के खाते में हमने सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री को गति देने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, मास्टर प्लान, ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम करेगा। उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुंच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और इसलिए पीएम गति शक्ति प्लान आने वाले दिनों में बहुत लाभकारक होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। नए क्षेत्रों को, एंटरप्रेन्योर्स को, उसके लिए हमने ओपन कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स, माइनिंग को, प्राइवेट सेक्टर को आज देश के विकास में भागीदार बनने के लिए हमने निमंत्रित किया है। देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टम की शुरुआत, हजारों कंप्लायंसेस हमारे देश में आदत ऐसी, हर डिपार्टमेंट ये लाओ, वो लाओ, ये कागज लाओ, वो नाम लाओ, वो सारा करीब 25,000 कंप्लायंसेस हमने खत्म किए हैं। आज मैं तो राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी ढूंढ के ऐसे कंप्लायंसेस खत्म करें। देश के नागरिकों को परेशानी हो रही है, उसको समझे हम लोग। आज देश में इस प्रकार के बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्ले फील्ड देने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज देश उस पुरानी अवधारणा से बाहर निकल रहा है। हमारे देश में सोच बन गई कि सरकार ही भाग्य विधाता है, तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तुम्हारी आशा अपेक्षाएं कोई पूरी नहीं कर सकता है, सरकार ही करेगी, सब कुछ सरकार देगी। ये हम लोगों ने इतना ईगो पाल के रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ्य को भी चोट पहुंची है। और इसलिए सामान्य युवा के सपने, युवा कौशल, उसके रास्ते हम नए सिरे से सोचना शुरू किया। सब कुछ सरकार करती है ऐसा नहीं है, देशवासियों की ताकत अनेक गुना ज्यादा होती है। वो सामर्थ्य के साथ अगर संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं तो परिणाम मिलता है। आप देखिए 2014 के पहले हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। जब अवसर दिया जाता है देश के नौजवानों को तो क्या परिणाम आता है। इन 7 साल में 2014 के पहले 500 स्टार्टअप, इस 7 साल में 60,000 स्टार्टअप इस देश में काम कर रहे हैं। ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं और एक एक यूनिकॉर्न यानी हजारों करोड़ की उसकी वैल्यू तय हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, और बहुत ही कम समय में भारत के यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। हजारों करोड़ की कंपनी बनने में पहले दशकों लग जाते थे। आज हमारे नौजवानों की ताकत है, सरकार की नीतियों के कारण साल 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स में, इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं।
कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा जी? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा, हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। एक बोल रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, चलो बैठिए। कुछ लोग देश के नौजवानों को, देश के एंटरप्रेन्योर्स को, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, उनको डराने में आनंद आता है, उनको भयभीत करने में आनंद आता है, उनको गुमराह करने में आनंद आता है। देश का नौजवान उनकी बातें सुन नहीं रहा है, इसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो यूनिकॉर्न है, यही उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो इतिहास में खो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा 60 से 80 का दायका, 60 से 80 का दायका, उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे। उस कालखंड की बात कर रहा हूं। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रह करके सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो, देश को क्यों गाली देते हो जी?
देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है, आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान। माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश हैं, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो सरकार चलाते थे जो, और जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था? सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या भला, आउट ऑफ डेट हो जाती थी और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। सालों से पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। जरूरत के समय आपाधापी में आयुध खरीदा जाता था, ये लाओ वो लाओ, कौन पूछता है भाई, हो जाए। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं। दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है, और जो मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि आप अपने कैरियर में इस क्षेत्र को चुनिए, हम ताकत के साथ खड़े होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, ये बजट में प्रावधान किया है। बाहर से लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हम कदम बढ़ाए हैं। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है यह संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छों को खरीद लेती थी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी, और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है, और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी,
विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। आप शायद भूल गए हैं, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले ये स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी, जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। ये आपके नेताओं के बयान, यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है। और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए दादा, आपके काम की बात है। अरे आपके काम की बात है, मजा लो ना, आपके काम आएगा। थोड़ा भी आगे जाऊंगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद
आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं, देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी ने तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, क्या देश का नसीब है, देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में, अमेरिका और OECD देशों में महंगाई 7% है, करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है। हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में
गरीबी कम करने के भी बड़े बड़े आंकड़े दिए गए, लेकिन एक बात भूल गए, इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर समेट दिया, 44 सीट पे लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही थी। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के नौजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। ये कैसे हुआ, इसकी सच्चाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है, हमारे देश में पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था। जो फर्स्ट क्लास होता था, एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजे के बाजूगल में, सेकंड क्लास में 2 लिखी रहती थी, थर्ड क्लास में 3। इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेज ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक लाइन निकाल दी। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं, और उनको लगता है कि वो गरीबी हट गई, और उन्होंने सारे उसके बेसिक नॉर्म्स बदल करके कह दिया 17 करोड़ गरीब नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की। मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो, ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है। लेकिन जो को समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तैयार हूं। ऐसे कुछ बातें सुनता हूं तो। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं, और मैं कोट कर रहा हूं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ
विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन है। अध्यक्ष महोदय, हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत। और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक हैं। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो तोड़ो
तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें, मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनिट नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेघल नाडे पोड रुवोम इक्ते इमक किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है। ये वो संस्कृति है। और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य प्लीज, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधित आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहां
अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर आगे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहां कर्तव्यों की बात करने पर भी ऐतराज जताया गया है। उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात क्यों करता है, कर्तव्य की चर्चा हो रही। किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से, विकृति से घर देना, विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइमलाइट में रहे। मैं हैरान हूं, अचानक कांग्रेस को अब कर्तव्य की बात चुभने लगी है। आप लोग, अजय रंजन जी, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे आपकी जिंदगी बोलते रहना है, आपका वही काम है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते हैं, तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूं, आपकी प्यास बुझा रहा हूं। देखिए, कर्तव्यों के संबंध में नेहरू जी ने क्या कहा था, जरा मैं आज कोट सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं,
मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आ गया समझ, सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है, और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। इसलिए कोई समझ ना हो तो मैं समझा दूं, कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अब वो भी थक गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा गया है, क्षणशः, हमारे यहां कहा गया है, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थच साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात विद्या, ज्ञान के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति, संसाधनों के लिए एक एक कण जरूरी होता है। एक एक क्षण बर्बाद करके ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, और एक एक कण बर्बाद किया गया, छोटे छोटे संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया, तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहूंगा, आप ये मंथन जरूर कीजिए कि कहीं आप इतिहास के इस महत्वपूर्ण अहम क्षण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनाने के लिए, मेरी आलोचना करने के लिए, मेरे दल को कोसने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं आप, और आगे भी करते रहिए, मौकों की कमी नहीं है। लेकिन आजादी के अमृत काल का ये समय, 75 वर्ष का ये समय, भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। मैं विपक्ष के और यहां पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देशवासियों से भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम नए संकल्पों के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर हम लग जाएं, कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां हम कम पड़े हैं उसको पूरा करें, और आने वाले 2047 के शताब्दी वर्ष बनाने से पहले देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े। देश के विकास के लिए मिलकर के काम करना है।
राजनीति अपने जगह पर है। हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके देश की भावनाओं को लेकर के जिए। चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन हम देश हित में आगे आए, इसी एक अपेक्षा को रखता हूं। आज़ादी के 100 वर्ष जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे वो जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी मजबूत नींव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई 100 साल की उस यात्रा के बाद देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर दे। हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें। हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हम कोई कोताही न बरतें, पूरे सामर्थ्य के साथ उसमें काम में लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, आपने जो अवसर दिया, रोका टोका की कोशिश के बावजूद भी मैंने सभी विषयों को स्पर्श करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 सदस्यों के प्रस्ताव आए हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, प्रोफेसर सौगत राय, विनायक भाव राउत, बेनी बैनर्जी, E.B. ईडन जी, एडवोकेट अदर प्रकाश जी, प्रताप राव जाधव जी, के सुरेश जी, V.K. श्री कंदन, प्रद्युत बोरोदोलोई, श्रीमती रामे हरिदास, अजय रंजन चौधरी, श्री मणिकम टैगोर ने संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा निम्नलिखित शब्दों से एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी और उसके बाद जो शून्यकाल के लोग बचे हैं उन पर होगी। श्री डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Honourable Speaker, for giving me this opportunity to initiate our debate on the Union Budget for 2022-23, which was presented by our Honourable Finance Minister last week. So while India has gradually moved beyond the horrors of the destructive second wave of the COVID-19 pandemic and is coping reasonably well with the present crisis of Omicron, so can you get the House in order, sir, so we can have a meaningful debate? Sir, House is not in order, sir. Please, माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। शशि जी, शशि थरूर, माननीय सदस्य 1 मिनट बैठिए। माननीय सदस्य आप बैठिए 1 मिनट। मैं 1 मिनट, शशि थरूर जी 1 मिनट बैठिए। मैं भी बैठ, हाउस ऑर्डर में लाने दीजिए। 1 मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज खड़े नहीं रहिए। माननीय सदस्यगण बैठिए। डॉक्टर शशि थरूर जी, प्लीज। सुरेश जी, प्लीज बैठिए। Thank you, Speaker, sir. I hope we'll start the clock again from now for our time. We're very obsessed with the amount of time we get, sir. Thank you for giving me this opportunity once again. I was saying that while India has moved beyond the horrors of the destructive second wave of the COVID pandemic and is coping reasonably well with the current Omicron wave, there can be no doubt that the past year has placed the citizens of our country in unimaginable distress. The pain
that so many of our fellow citizens have suffered, especially during the tragic and widespread loss of life between March and May last year, has etched scars in our public consciousness that can never be erased, sir. Today we've crossed the unsettling landmark of officially recording over 5 lakh COVID-related deaths, and perhaps almost 6 to 7 times that figure unofficially. It's a grim reminder of the far-reaching implications of the pandemic. In that context, sir, the presentation of the budget annually cannot merely be seen as a purely routine economic exercise or as an endeavor in straightforward accounting involving fiduciary allocations and unassuming numbers. Rather, it is an instrument through which the government of the day presents a political vision to manage the economy, heal the country, and to set it on a path to recovery. The budget serves as a platform through which the people of this nation are informed, sir, of the political priorities of their government. A government which was sworn in on the constitutional premise and promise that it will safeguard the interests of all Indians. So what then were the expectations the people of this country had of this government's priorities and vision? And what could we have expected the government to offer the people through the budget? I would say there were 3 broad expectations that the nation had. I would say there were 3 broad expectations that the nation had. Sir, ask her to come here. This is the main house. No, she has to come here. She has to come here. She can come here. I think we can see her on the screen. No, she has to be here. Honorable members, he is sitting and the other house and listening to proceedings. It's the main house. It's the main house. Hey, sit down, please. She's listening. Please, she's listening. I'll continue, sir. She can come here. No, wait a minute. So there were 3 broad expectations, I would say. The first was an expectation that this government would acknowledge the problems the nation is facing. Acknowledge the fact that our nation is today facing unprecedented levels of unemployment, which has left countless citizens, especially our young and dynamic working age population, with little prospects for a brighter tomorrow. Admit that 1/5 of India's population has plunged a staggering 53% in the last 5 years in their income, while the wealth of the richest 100 Indians has soared to 57 lakh crore rupees. 4.7 crore Indians have slipped into extreme poverty below the poverty line. Acknowledge the fact that the Indian middle class has been left defenseless in the face of rising inflation, shrinking incomes, and the consequent acceleration of household debt. Recognize the widespread distress and anguish in the agrarian economy, exacerbated by the peremptory manner in which your government passed the 3 contentious farm laws that drove hundreds of our farmers to camp outside the borders of our city in the bitter winter cold, the harsh summer sun, and the soaking monsoon rain, in a cause for which over 670 of them gave their lives. And concede that all these issues have been avoidable misadventures forged by your style of misgovernance. A style of governance that prioritizes one-man rule over consultation, a style that demands conformity rather than seeking consensus, and a style that has scant regard for the fundamental conventions or institutions that have traditionally guided our democracy. We all heard the Prime Minister today telling us of his government's achievements of what, but let's ask, sir, what are toilets? What use are toilets without running water? Gas cylinders whose refills you can't afford? Electricity connections whose bills you can't pay because you don't have a job? प्रधानमंत्री का शेर भी हम सुना. उनका जवाब है अली सादर जाफरी के शब्दों में, तुमने फिरदौस के बदल में जहन्नुम देकर कह दिया हमसे गुलिस्तान में बहार आ गई है, बागबान बन के उठे और चमन बेच दिया है. That is what this government has done, sir. So we've been left bitterly disappointed by this government's unwillingness to offer even a token recognition of the problems they've caused,
of the widespread anguish they have inflicted upon the Aam Aadmi, the unemployed youth, our Kisans, who are still facing the existential crisis caused by this government. This House has not forgotten the Prime Minister talking about zero-budget natural farming, because his government has, I'm sorry to say, left a zero in the budget for farmers. Second expectation, sir, that the people of this nation had was for the government to usher in concrete actions and corrective measures to address the multi-pronged calamities that their own government has caused them. An expectation to address the increasing unemployment crisis and declining labor force participation by developing targeted measures for job creation and strengthening existing employment guarantee schemes like Manrega. An expectation to provide urgent life support for the MSME sector, battered first by demonetization and then by lockdowns. Help them through fiscal support and a less exacting regulatory framework. An expectation from the government to mitigate the crisis of the middle class by reducing income tax, or at least raising the exemption slab to at least 5 lakhs, as this government had repeatedly promised earlier. Arresting the untrammeled rise in the prices of basic commodities. An expectation that the government would have the commitment and the vision to design a pathway out of the staggering inequality in our country. And where our Kisans are concerned, an expectation to fix the cracks in our MSP and offer them support in terms of the procurement of basic commodities like fertilizers at a time when the price of raw material is skyrocketing. Sadly, this government's budget has given the nation exactly the opposite. A significant slashing of the Manrega scheme, more tokenism in credit support for the MSME sector, no changes in the personal taxation regime, and no relief in terms of addressing rising inflation, no targeted efforts for job creations, barring the inadequate 60 lakh jobs over 5 years, a far cry from the 2 crore jobs a year they had promised earlier in the equally illusory Achhe Din, the reduction of budgets for social welfare schemes and significant cuts in schemes for crop insurance, MSP and fertilizers, leaving many farmer groups to term this budget as a revenge budget. In the words of Kamna Prasad, "Kal ki khatir aaj ko barbad karke rakh diya, hum tumhari दूरंदेशी के कायल हो गए." जो थे पस्ती में उन्हें बस ख्वाब दिखाए गए, जो बुलंदी पर थे उनको और ऊंचा कर दिया. That's what's happened here, sir. Now, while none of these concerns were addressed, the people of this country at least expected from the government to learn from the grim experiences of recent times and prioritize allocations accordingly. Then the budget might offer a vision of economic recovery that would guide our nation out of the darkness and distress of the pandemic and the aftermath. But where have we seen this, sir? This government has not learned from the repeated instances of incursions on our sovereign territory by expanding the defense budget and providing support for our armed forces to accelerate urgent modernization requirements. The government has not learned from our harrowing ordeals during the height of the pandemic to strengthen our medical infrastructure so as to shore up our preparedness in the event of future contagion. The government has not learned to increase allocations to education so as to prepare our young children better to cope with an uncertain future. The government has not learned to attend to the problems of today's Indian citizens rather than stretching the mirage of Achhe Din 25 years into the future into some illusory Amrit Kal that no one in the government will be around to be accountable for at all. After all, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा. But they're not interested in doing any of that. They would rather just defer and postpone. We have hollow slogans and insincere promises, the famous jumlas and the empty claims of achievements. To paraphrase Ghalib, हमको मालूम है बजट की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए निर्मला जी ये ख्याल अच्छा है. Anyway, I'm sorry to say, Mr. Chairman, that the announcements of this budget simply mask a betrayal by the government of the hopes and aspirations of the people. तमन्ना आसमान की थी, ज़मीन भी ना मिली. However, it was good to hear the Honorable Finance Minister quoting from the Mahabharat's Shanti Parva, talking about the duty of a king
to govern the state in accordance with dharma. Of course, this government would do well to remember the equally prescient wisdom also in the same Shanti Parva, which warns that when a kingdom goes into decline, the life of that king is one of shame. As a more recent poet, Dushyant Kumar famously said, "Jis daur mein makhluk ko mayassar nahi roti, us daur ke sultan se koi bhool hui hai." So what then is the state of this kingdom and the sultan? Any conversation on the state of this country must necessarily commence with the state of the people who make up the nation, sir. After all, there's no robust economy or GDP growth as abstract or theoretical concepts unless you're concerned about the welfare of the people who constitute this economy. That understanding of our economy is simply not there in our finance minister's budget. Partly as a result of the pandemic and partly on account of consistent failures in policy making since 2014, the Aam Aadmi finds himself in an unprecedented state of distress. The Honourable Finance Minister in her address spoke about how her government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes. I heard the Prime Minister also using this word. It's become the new favourite word of the government, the ecosystem. After seeing the contents of the budget, sir, the Indian middle class would like to know what is in this ecosystem. Was it the disruptive policy of demonetization that denied our citizens access to their own money overnight and caused widespread economic havoc and the unconscionable loss of lives? Was that part of the ecosystem for the middle class? Was this government's decision to repeatedly increase excise duties on fuel and their lethargy in tackling the drastic increase in the prices of basic commodities from LPG cylinders to pulses to edible oil part of the so-called ecosystem for the middle class? LPG has gone up in 1 year in Delhi from 502 rupees to 899, sir. Is that the ecosystem they'd like to talk about? Or was it the proposal in this budget to reduce corporate surcharge from 12% to 7% while offering no change in either personal income tax rates or the slabs which are exempt from taxation at a time of severe economic distress? Is that also part of their grand ecosystem for the middle class after promising that they would do so in Mr. Jaitley's first budget of 2014? One thing that was made abundantly clear, even if the ecosystem is not clear, is that for the middle class and the poor, who are both mentioned a grand total of 2 times in the speech, thereby betraying the real priorities of this government, this budget has served as a definitive and unconscionable letdown. Let's take the unemployment rates, Mr. Chairman. Just last week, the Centre for the Monitoring of the Indian Economy published fresh data which pegged the unemployment rate as of January at 6.57%. This is certainly a welcome improvement from 7.9% in the previous month. It still remains higher than the unemployment rates in our country, the worst unemployment rate in our country in the last 45 years. In December, the nation had 5.3 crore individuals, 53 million, who were unemployed, including 3.5 crore who were actively seeking work and could not find any. It's a strong indictment of this government's ineptitude that India's unemployment rate in recent months has grown faster than Bangladesh and Vietnam, sir. It is also no wonder then that we are witnessing an unprecedented and worrying decline in incomes and a simultaneous increase in household debt. You know, sir, in the last 2 years, 84% of households have suffered a loss of income. Per capita income has fallen from 1,08,000 in 2019-20 to 1,07,000 in 21-22. This has naturally depressed household spending and, of course, saving. During the UPA era, mass welfare schemes ensured that we were able to pull 270 million Indians, 27.3 crore Indians are pulled out of poverty by the UPA government. Under this government's watch, 4.7 crore Indians, 47 million, have been pushed back under the poverty line. So for the first time since 1995, the annual income of the poorest 20% of India's households fell by 53%, as I mentioned earlier. And in the same 5-year period, that is the last 5 years, the richest 20% saw their annual household income grow 39%. So the poorest 20% down by 53%, the richest 20% up by 39%.
This is what my senior colleague Rahul Gandhi was talking about when he spoke of two Indias. The rapid expansion in income inequality in our country is not just a great source of concern, but as Rahul Gandhi had pointed out, an issue that really stands to threaten the social fabric that has held our country together since independence. We've already seen one such instance from the recent railway recruitment drive, where 1.25 crore applicants applied for just 35,000 listed jobs. This grave unemployment crisis that under this government's watch threatens to convert our demographic dividend into a demographic disaster required urgency and a sense of purpose from this government, which is missing in all this talk of Amrit Kal. In fact, the poet Dushyant Kumar put it quite well, "Bhukh hai to sabr kar, roti nahi to kya hua? Aajkal Delhi mein hai zere bahas ye mudda." That's all that's going on is bahas. There is no action coming out of this government. In fact, sir, this reminds me, since we had the Prime Minister quoting from a distinguished former Prime Minister, let me quote a senior member of this House who used to be a Chief Minister. He said, "Kahan jayega mera navjawan? Kahan jayega ye garib maa ka beta? Kahan jayega? Kis desh mein rahega?" Kis desh mein rahega is a very good question to ask the author of these words, who is none other than our Honorable Prime Minister himself, sir. We should ask him, according to his government, the answer for our jobless youth who are facing not just poverty, but an affront to their dignity and their ability to provide for their families today, that they have to wait another 25 years for their Amrit Kal. By their own logic, the government appears to have adopted a twist to Sant Kabir Das's famous doha, which in today's India means, "Aaj kare so kal kare so parson." इतनी भी क्या जल्दी है जब अच्छे दिन आने बरसों. It is a matter, sir, of national disgrace that this government has, during a period of record levels of unemployment and distress in the rural economy, chosen to slash the funds for Manrega by nearly 25% or 1/4. Last year, in response to the unprecedented clamor for jobs, you were forced to bring in additional funding for the Manrega scheme through supplementary demands for grants in December, and that took the total allocation to 98,000 crores. Rather than learn from this experience, which we had warned the government about, in my own budget speech a year ago, I had warned the finance minister this would happen. It happened, and they've still not learned the lesson. This year they've again budgeted too little, just 73,000 crores for Manrega this year. It's an allocation that defies logic, that blatantly ignores the on-ground reality in the country. The Prime Minister kept telling us, let us see the on-ground reality, the grassroots reality. That's what the Finance Minister needs to do herself, because already out of the 73,000 crores, sir, 20,000 crores are pending in dues from last year that they have not paid. So in effect, she has provided an artificial paltry 50,000 crores for this entire scheme, which is such a vital scheme to keep the rural population afloat. Most experts have consistently added that have argued that Manrega needs a minimum of 1.34 crores, 1.34 lakh crores, or up to a maximum, depending on which expert you consult, of 3.5 lakh crores in order to meet the increasing demand for jobs, if you want to keep your promise of a minimum guarantee of 100 days of employment. As of last year, sir, an estimated 91 lakh households that demanded employment under the scheme were ignored. Forget developing an urban version of Manrega to address rising urban poverty, as many experts have advocated. The current allocations will mean that the government will at best be able to provide 16 to 20 days of work, sir, not 100. It's even worse than their miserable performance last year, which saw that on average households only receive 52 days of work as opposed to 100. So this is supposed to be the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, but neither the word employment nor the word guarantee is apparently of any value to this government's ecosystem. They have not taken them seriously. They're providing no guarantees and no employment. Now, the government may not have much regard for this scheme. The Honorable Prime Minister once described it as a living monument to the failure of the UPA government. But let me remind my colleagues this evening
that it was that very monument of the UPA government that served as a ventilator for the rural economy during the pandemic. A monument of the UPA which provided 13.3 crore Indians with jobs during the height of the pandemic, after this government abdicated its responsibility of shielding our citizens from the economic distress that engulfed rural India. The Prime Minister was criticizing the Congress party for helping people to go to their homes. But what arrangements did this government make to feed and shelter and look after these migrant workers here, in there, wherever they were? There was absolutely no arrangement made, and that's why they had to go home, sir. And the government remains shamefully culpable for what they have done. The truth is, with all of this distress that they did nothing about, this indeed, Manrega, is a monument of the UPA. Indeed, the government was forced to increase the budgetary allocations to 1.1 lakh crores during the pandemic because it was the only lifeline for our rural people. And if that today is still seen by the government as a monumental failure, then we are proud to wear this as a badge of honor, sir. The monument was built by us, the failure is theirs. But this budget has missed a far more vital issue. How will we, in a country where the median age stands at a youthful 28, provide jobs for the millions of our underemployed and unemployed youth? This budget talks about the creation of 60 lakh jobs over 5 years. But I'm sorry to say, respected Chairman, 12 lakh jobs a year, which is what it comes down to, is no kind of solution in a country where 5.3 crore are currently unemployed and 47.5 lakh job seekers enter the Labour Department's own figures of the job market each year. The government, a government that tells the nation where 47.5 lakh people are added to the unemployment list every year, is grandly promising in the budget 12 lakh jobs. This is what we are seeing, sir. I must say that I'm reminded again of the words of the immortal Dushant Kumar. Kahan to tay tha ujala har ghar ke liye, kahan chirag mayassar nahi sheher ke liye. Not even a simple lamp for anybody. That's what this government has reduced us to. Now, one concrete measure to boost employment generation would have been to support our ailing MSMEs, which till the commencement of the pandemic actually managed to employ 42% of the people in this country who had any work. And that's despite the savage blow undertaken because of demonetization. This budget has done very, very little to recognize and support this extraordinary need. While we welcome the announcement of the extension of the ECGLS scheme till March 2023, merely providing credit support is never enough, sir. It falls short of the recommendation by the Parliamentary Standing Committee on Industry, which urged the government to offer a larger economic package with long-term measures. 60 lakh MSMEs went out of business after demonetization, and SIDBI, the Prime Minister seemed to refer to it, I pronounce it slightly differently. SIDBI says that 67% of the remaining MSMEs that they surveyed closed last year. So you may disagree with our and SIDBI's assessment of the MSMEs that your policies are forced to close, but that's a bit rich given your own admission that the government does not maintain any data on this. So I don't know how they can disagree with us. But the scale of the challenge has yet been reaffirmed by the SIDBI report, the most recent one, which highlighted not just the closures, but that more than 50% of MSMEs witnessed a decline of more than 25% in their revenues. So what was the PM talking about when he praised himself, patted himself on the back about MSMEs? I don't know. Now, rather than offering concrete support, sir, this government had failed to provide basic interventions such as the restoration of the interest subvention scheme or a reduction in GST rates, the good and simple tax, which is neither good nor simple. That's the story we have in the country. It's leaving manufacturers of auto parts with a 28% slab. The garment industry, GST has been hiked from 5% to 12%. How are you going to get the economy to flourish without any concessions in these? And the MSMEs in these sectors are just suffering terribly, and already the rising costs of commodities like fuel, particularly with this government's taxes on fuel, on petrol and diesel, has made them even more unviable. Now, the treatment of MSMEs mirrors the manner in which the agrarian economy, which is the other mainstay of employment in our country, has been shortchanged in this budget. Forget the promise of doubling farmer incomes by 22-23. Do you remember that promise, sir, from the Prime Minister? They've wisely not repeated that promise this year.
There was no mention of farm incomes in the budget at all. No mention. Not only has this sector's share in the overall allocations declined from last year, but their announcements have left farmer unions alleging an attitude of revenge from this government for having been forced to retract the poorly conceived farm bills. Sir, I'm entitled a few more minutes, sir. I lost a bit at the beginning because of people's disturbance. So I just want to say, sir, that the government has only marginally increased the total allocation for agriculture by a miserly 4.4%, while slashing funding for key schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana down by 3.1%, significant reductions in key subsidies, including for fertilizers, down 25%, and of course for petroleum, which is down by 11%. So they can talk about increased procurement under MSP, but this is only restricted to wheat and paddy, and as farmer unions have pointed out, the number of beneficiaries of the MSP regime has fallen by 17%, and the quantity procured has fallen by 7% in the last year. With all the other cuts, we are seeing a real crisis in the farm sector. And you know, it's ironic when the Prime Minister keeps reminding us of how much the strength of India lies in her villages and the need to bridge the gulf between urban and rural India, whereas his budget, his government's budget, is widening the chasm between these two Indias. There's much more that I could say, sir. I do want to mention a couple of things. Certainly, the budget's neglect is also going to further accelerate the hardships faced by other vulnerable sectors in our country, like fisher folk. In my constituency, Thiruvananthapuram, sir, they're struggling with severe shortages of kerosene. They've largely slipped below the poverty line in the last couple of years. The government is indifferent. There is no special measures for them. So, there are a couple of things, sir. Defense. The government, again, the Prime Minister talked about defense exports. But what is he giving to the soldiers who are already here, sir? The overall budget for defense has increased 4.3%, but it's actually a nominal decrease once inflation has been factored in. We're happy they may have increased the capital allocation, but it falls short of the Defense Ministry's own projections, which says that they would need 8.45 lakh crores to meet their modernization plans by 26-27, and that would require a 16% year-on-year increase. So the fact is that the Prime Minister's optimism is not warranted. 3 minutes, sir. I do want to stress that there is a real problem with the defense budget not being increased, but equally, let's look at health. We've been facing a pandemic for the last 2 years. The healthcare budget has been grossly underfunded again. Despite the frailties in our medical infrastructure that were exposed by the pandemic, the health sector was only given 200 crores more this year. Once you factor in inflation, there is also an overall decrease, and it's a long way off from the goal envisaged in the National Health Policy 2017 of spending 2.5% of our GDP on health. Ill health drives our citizens into poverty, but the government is not raising money for the National Health Mission, sir. Just 2 minutes more, so that not all budgets, not all announcements in the budget. Two more speakers are there in your party, please. Pardon me, sir? 2 more speakers are there. I know, but I will abbreviate. I do want to stress a couple of things in particular. There was a lot of celebration on the budget about the announcement of increase in capital expenditure, but we are concerned about whether it will generate urgently needed jobs because of the government's poor implementation record. CapEx has actually fallen in each of the last 3 quarters, along with a decline in new project announcements in the last quarter. And at the same time, we've heard about the Vande Bharat trains. We're very glad we in Kerala look forward to receiving them to enhance the speed of travel in our state. But there have been many, many specific requests for allocations missing, including, in my own experience as an MP, I can say, a long-promised new terminal at Nemam, doubling of the Thiruvananthapuram to Kanyakumari line. Nothing has been done since introduction of new memo trains. I'm sure every MP has similar concerns. We have not seen any announcement of a new AIMS for Kerala, which has been promised for many, many years. And of course, education I've already talked about has been completely neglected in this budget. Now, I do want to stress, sir, that as far as we are concerned, we've been startled by the lack of consistency in the government's approach, even on privatization. They make announcements and they don't implement them, sir. Last year, they announced a national monetization pipeline to see 6 lakh crore worth of old infrastructure to finance new infrastructure building. Again, this year, they're silent on it. Whatever they announced the imminent privatization of 2 banks and an insurance company. What happened, sir? Nothing. This year, they didn't even mention it. So if you look at the budgets of these governments, sir, not only have they been
an announcement government rather than an action or implementation government, but they keep promising things and moving the goalposts, and now they moved it for another 25 years. Thank you. So I will conclude, sir, that a talent for developing flashy slogans is not enough, that in fact, today, instead of Amrut Kal over the next 25 years, today, sir, our people are facing Andhkal, and for this it's extremely important that we must find a solution. Things are dark and bleak for our people, but the dawn will come, and I must say, धन्यवाद। Budget is the issue of the Lok Sabha, because so far as Lok Sabha will not appropriate the sum demanded by the Finance Ministry, government cannot make any expenditure from the Constitutional Fund of India. But here on this solemn occasion, our Finance Minister is conspicuously absent. It's a really very unbecoming. It's a No, she's dining. No. It's an unbecoming scenario. It's an Hey, MOS Finance. Please. Let us hear MOS. Please, let us hear Honorable Minister of State Finance. Yeah. Wait. Please. Wait. 1 minute. 1 minute. I will permit you, please. 1 minute. I will permit you 1 minute after hearing the Honorable Minister. Please. Honorable Minister of State. See, from the beginning. Let us hear first, na? Brahim, let us hear first. Be patient. Heaven will not fall, yeah? Don't worry. Let us hear him. Thereafter you can react, please. प्रधानमंत्री जी का स्पीच होने के बाद बजट के ऊपर डिस्कशन चालू हो गया। पहला स्पीकर शशि थरूर जी थे। उन्होंने जो बजट के बारे में जो अभी डिस्कशन में लिया, जो किया, तो मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और हम कंटिन्यू यहाँ बैठ कर। Let him finish. Adil, let him finish. Wait. All the Finish. Please be patient. If necessary, I will advise the government. Please, wait. all the points Honorable Shashi Tharoor ji has, I have noted down, and all the points will be answered. What do you want exactly? No. Wait, but Minister is coming or not? Yes. No. She's dining. No. Wait. Please sit down. No. Please. Wait. Let him continue. I will call. Nishikant, please. Please sit. I will. Please. She's. Hear me, na? Please hear me. This is not fair on your part. No. Please respect the chair. No. Bear with the chair. Wait. I will advise the government. I think that the Honorable Finance Minister is little bit engaged herself in other matter. Wait. I will advise. Shut up. Wait. I will advise the government. Wait. No. Supriya, please. Hear me. No. Please. Adher, please. I will advise. No, I will advise. No, Nishikant. Wait, please. Nishikant, you start. I will. Adher. No, Adher, please. At least speak on, na.
can stand together. No. No. Let him continue. Adir. Mr. Adir Ranjan. Let him continue. I will advise the government. Please, Nishikant, you start. धन्यवाद I will advise the government. I will advise the government. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा एक गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, पिछड़े, भूखे नंगे आदिवासियों के हक में लाए हुए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति महोदय, Nothing will go on record except Nishikant. जब अभी कांग्रेस के लोग बोल रहे थे और उनके जो मेन स्पीकर बोल रहे थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, सोच समझकर बोलती है, नियम कानून की जानकारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि आजकल कांग्रेस जो है वो सेलेक्टिव एमनीसिया की शिकार है। उसको जो अपने पक्ष में नजर आता है उसके बारे में बात करती है। जैसे कि जो उनके मेन स्पीकर थे सभापति महोदय, बायकॉट उन्होंने जानबूझकर कर लिया कि कांग्रेस पार्टी को कितना इतिहास और भूगोल पता है या चीजों के बारे में कितनी जानकारी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के लोकसभा के स्पीकर ने लता जी के मृत्यु के ऊपर जो है संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया, पूरा देश दुख में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मेन स्पीकर थे उनकी जानकारी के बारे में मैं बता दूं कि कल उन्होंने ट्वीट किया सभापति महोदय कि लता मंगेशकर जो है वो गोवा में पैदा हुई और गोवा में होने के कारण इतनी शेमफुल बात है कि कांग्रेस को यह भी नहीं पता कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी इंदौर में पैदा हुई, गोवा में वो नहीं पैदा हुई, उनका पुष्ट ही नहीं करता। सभापति महोदय, सभापति महोदय, कांग्रेस का जो हालत है वो हालत ये है सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये क्या हो रहा है? ये बायकॉट करते हुए फिर वापस आ जाते। मैंने कहा ना कि सेलेक्टिव एमनीशिया है। कांग्रेसी जो है वो तय ही नहीं कर पाते हैं, उनको समर्थन करना है कि विरोध करना है, हाउस में रहना है कि हाउस के बाहर रहना है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज जो है एक रीजनल पार्टी के तौर पर हो गई है। और मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत अच्छी लाइन है सर कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। तो कभी कांग्रेस किसी जमाने में अमीर हुआ करती थी, आज चूंकि गरीब हो गई, उसको दूर तक सत्ता में नजर आ रही है, इसीलिए बेबात का बेबात करना, बतंगड़ खड़ा करना, यही कांग्रेस की आदत है और इसी कारण ये हंगामा कर रहे सर। अभी मैंने दुष्यंत कुमार से लेके गालिब तक की सारी गजलें जो है और कफलेट जो है सुन लिया। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या है कि जब कांग्रेस का शासन था सर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है शायरी है कि ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कांग्रेस को अपने सफर के बारे में पता ही नहीं था सर। और हमारे प्रधानमंत्री जब से पिछले 8 साल से बने हैं, उनकी एक लाइन है सर, वो हमेशा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अलग ही मजा है फकीरी में अपना, ना पाने का गम है ना खोने का डर। ये जो बजट है सर, ये बजट इसी तरह से है। मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया जो है सर, प्लीज टेक योर सीट, रिसीव योर सीट प्लीज। निशिकांत यू स्पीक प्लीज। सर, ये पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, पूरी दुनिया हाहाकार में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह कहा, that it's very important
The budget of this country is going on. All we are requesting is that we expect the Cabinet Minister of Finance to be a part of this debate. Okay, thank you. Thank you. We appreciate that. We appreciate that. We are Yes, just... please come in. Please Thank cooperate you. to the House. Because Thank we have you. passed the budget And as all early we as are bringing to the notice is there is no Yes. quorum is what we are bringing to Yes, your yes. notice, sir. That's all. There is no quorum. It's Yes, an your important point- issue. your point has Yeah, the budget has is been a taken. very important document. Yes. Let's all Well take taken. it seriously. Points well taken. Thank you. From opposition side, when it was this discussion was initiated, Honorable Finance Minister was sitting in Raj Sabha because it is Yes, considered. yes, we know the entire House witnesses Sir, that. sir, Yes. let me clarify, sir. It does display in the screen. No, Everybody no, knows. let me clarify, sir. And now MOEC is here, and two cabinet ministers are here. No, one cabinet minister is here. One cabinet. No, yes. Okay. Okay. Virendra There are two cabinet ministers. Yes, yes. Let us continue the proceedings. Maranji, you please try to Joshiji. understand. He is cabinet minister, he is cabinet minister, I am cabinet minister. Please try to understand. Document. She's coming. Supriya. Every time put into rest. Please. Every time finance minister will not be present. When you initiated the discussion, honorable finance minister was there, and now MO is there, and other senior cabinet ministers are there. 2 or 3. Yes. Please. Continue, please. Nishikant. Honorable member Nishikant, you can सभापति महोदय, continue to speak. 4 जगह बैठे। सभापति महोदय, ये इन लोगों का दिवालियापन है कि जब इनको लगा कि हमारे 5 आदमी के बाहर निकलने से कोरम का मुद्दा उठाया जा सकता है, तो वो बाहर से यदि आना है तो मैं सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जो बाहर खड़े हैं और पूरा देश को मैं टेलीविजन, लोकसभा टेलीविजन वालों से आग्रह करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से डिरेल करने के लिए इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, किसानों को अधिकार देना चाहते हैं, और इस कारण से ये सभी बायकॉट के तौर पर जो है कोरम की बात उठा रहे हैं। ये कोई तरीका है सर कि वो लॉबी में खड़े होकर और उसके बाद कोरम की बात कर रहे हैं? ये सदन चलाने का मैं ये मानता हूं कि सरकारी पार्टी होने के नाते इस सदन में हमारे लोगों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जब कभी भी कांग्रेस का शासन था 2004 से लेकर 2014 तक, तो मैक्सिमम टाइम कोरम जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, हमने पूरा किया। हमारे लोग यदि नहीं होते, आप मंत्री थे सर, राजा साहब आप मंत्री थे और हमने कोरम को पूरा किया है। No. और 4 जगह बैठे हुए हैं। राज्यसभा में कौन लोग हैं, कौन लॉबी में बैठे हुए हैं, कौन जानता है? पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है सर। ग्लोबल वर्ल्ड की पूरी अवधारणा खत्म हो गई। हमारे वेद पुराण में जो लिखा गया कि अयं निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, सब खत्म हो गया। आप ये समझिए कि पिता का लाश जलाने के लिए बेटा वहां नहीं जा रहा है, बेटे की सेवा करने के लिए मां वहां मौजूद नहीं है, कोई समाज जो है कंधा देने को तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में यह देश है और इस देश का बजट आया है। क्या हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस बजट के बारे में चर्चा करें, उसके अच्छाई के बारे में बताएं, उसके बुराई के बारे में बताएं, और फिर देश को बताएं कि हमने किस तरह से कोरोना के होते हुए भी पिछले 2 साल में 9% से ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ाया है, जीडीपी को बढ़ाया है। क्या यह अपोजिशन का फर्ज नहीं है? और मैंने जो आपको कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो वो लाइन है सर कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, 10 साल सत्ता भोगने के बाद, 70 साल में 60 साल ये सत्ता भोगने के बाद कांग्रेस को जब ये दिखाई दे रहा है कि वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, तो इस तरह के हथकंडे अपनाकर, इस तरह की घटियापंथी कर वो डिबेट को रोकना चाहती है और वो गांव गरीब और किसानों के हक को मारना चाहती है। एक कहावत है हमारे यहाँ बिहार में सर कि सावन में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मैंने पूरे के पूरे बजट के स्पीच को, कांग्रेस के स्पीच को देखा। आप मंत्री रहे सर, मनरेगा का कानून जब आप मंत्री थे सभापति महोदय, राजा साहब, हम लोग जब एमपी थे तो हमने मनरेगा का कानून पास किया। क्या ये पता नहीं है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है? जितना पैसा चाहिए, जहां चाहिए वो सरकार देगी, और इसीलिए सरकार जो है एक नेशनल बजट देती है। आप तो कभी 35,000 40,000 करोड़ से आगे ही नहीं गए। मुश्किल से पिछले 7-8 साल में 4 करोड़ 5 करोड़ की आबादी बढ़ी होगी।
130 करोड़ लोगों के लिए यदि हम 1 लाख करोड़ तक गए और इस बजट में यदि हम 73,000 करोड़ गए हैं तो जितना मांगा जाएगा जाएगा। क्या इसी तरह का डिबेट और डिस्कशन होगा? मैं आपको बताऊं कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर केन बेतवा एक प्रोजेक्ट है सर। मैं बजट में आना चाहता हूं। इस बजट में इस देश के बहुत बड़े नेता हैं सर, युवराज हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते। केएल राव, नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, ये इस देश के हालत ऐसे हैं कि कहीं सूखा है और कहीं बहुत बारिश है। पानी की स्थिति है कि कहीं नदियों में जो है काफी बाढ़ आ जाती है। हम जिस इलाके से आते हैं, मैं जिस इलाके में पैदा हुआ, उस इलाके में जो है प्रत्येक साल हम बाढ़ से जूझते हैं। और जिस वक्त हमारे यहां बाढ़ होता है, दूसरे नदियों में जो है वो सुखाड़ होता है। और इसीलिए 60 से ही ये बातें चलती रही, 60 के दशक से सर, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोई योजना इतने दिन से चली और चलती रही। इसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ सर। 60-65 के बाद, मिस्टर राव के बाद, लोगों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की एक कमेटी बनाई और उसने, उस वक्त डीएमके भी उस शासन की पार्ट थी, ये दयानिधि मारन साहब बैठे हुए, उनके पिताजी जो है उस सरकार में मंत्री थे, और उन्होंने ये तय किया, वाजपेयी जी ने तय किया कि काफी लेट हो गया है और अपने को रिवर का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि किसानों की उपज को यदि दुगुना करना है। जैसे जिस राज्य से मैं आता हूं सभापति महोदय, उस राज्य में आज भी केवल 12 से 13% ही सिंचाई का साधन उपलब्ध है। केवल जो हमारी सिंचित भूमि है वो 12 से 13% है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पानी से बंगाल में सिंचाई होती है, चाहे वो मसानजोड़ डैम हो, चाहे वो पंचायत डैम हो, चाहे वो मैथन डैम हो, चाहे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का इतना बड़ा संगठन हो, मतलब जहां बिजली पैदा हो रही है। लेकिन हमारे राज्य में हमारा पानी होते हुए भी हम केवल 12 और 13% पर निर्भर है। लेकिन क्या हुआ, 2004 में जब सरकार बनी तो ये जो युवराज हैं सर, ये अल्ट्रा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उन्हीं के पीछे पीछे ये सीधा चलते हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी गांव नहीं देखा, किसानी नहीं देखी, गरीब नहीं देखा, किसानी कैसे खेती की जाती है, पानी की क्या आवश्यकता है। और इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग ये डिसीजन ले लिया कि अब कोई इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर यानी रिवर नहीं होगा। और इनसे इनको लगा कि इकोलॉजी बिगड़ जाएगी, एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। और 10 साल तक हमारे देश के किसान जो है तड़पते रहे, मरते रहे, चाहे वो बुंदेलखंड के लोग हों जिनको पीने का पानी नहीं है, चाहे झारखंड के हमारे जैसे लोग हों, चाहे उड़ीसा के लोग हों, चाहे आंध्र प्रदेश के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, चाहे उड़ीसा, सारे जगह के, चाहे आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ वो लोग भी डैम बनाने के लिए एक एग्रीमेंट का पार्ट है सर। और 10 साल तक कुछ नहीं किया और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जब ये सरकार, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई और इस बजट में केवल केन बेतवा ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को ही फायदा नहीं होगा, उन्हीं के लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई नहीं होगी। इसके अलावा जो है उन्होंने, चाहे वो दमन गंगा पिंजाल का सवाल हो, चाहे पार तापी नर्मदा का सवाल हो, चाहे गोदावरी कृष्णा का सवाल हो, चाहे कृष्णा पेन्नार का सवाल हो, चाहे पेन्नार कावेरी का सवाल हो, क्या ये देश के लिए बजट नहीं है, किसानों के लिए बजट नहीं है? और 10 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने यदि ये काम नहीं किया, फाड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, तो क्या पूरी देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है? और क्या हम लोगों को, माननीय वित्त मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेज थपथपाने का समय नहीं है कि हमने जो है इतने वर्षों के बाद किसानों की सूद ली? इसी तरह से चलेगा देश। मैं आपको बताऊं कि दूसरा है कि गंगा किनारे मेरा गांव, बड़ी फिल्मों में गाना आता रहा। सुदीप साहब जो है जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां गंगा जाके मिलती है। मैं प्रत्येक साल, जब से बच्चे से लेके आज तक सर, कोई ऐसा साल नहीं है जबकि मेरे गांव में बाढ़ नहीं आता है, कोई ऐसा साल नहीं। और हमारी जो इतनी उपजाऊ फसल है, वो 3 फसल जहां खेती हो सकती है वहां केवल 1 फसल की खेती होती है। और कई एक बार ऐसा होता है कि हमारे खेतों में यदि मकई लगा हुआ है, अरहर लगा हुआ है, तो बाढ़ का पानी आता है गंगा का और वो चला जाता है और हम
इसी कारण से जल्दी जल्दी फसल पैदा करने के लिए डीएपी का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं और ऐसी क्वालिटी का फसल उसमें लगाना चाहते हैं जिससे कि कम समय में हमको फसल हो जाए, पैदा हो जाए। क्या हुआ सर इस बजट में? इस बजट में पहली बार हम गंगा माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि गंगा के किनारे जो पूरा का पूरा लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, लेकिन इस बजट में पहली बार ये दिखाई दे रहा है ना सर कि 5 किलोमीटर चौड़े दायरे में, चाहे बायां में चाहे दायां में, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खेती के लिए जो है ये सरकार कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे जो है और ऑर्गेनिक खेती का जो प्रचलन है, यहां जो सिक्किम के सांसद बैठे हुए हैं, यदि उनसे पूछा जाए सर कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश में जो है उसने एक दिशा दिखाने का काम किया है कि ऑर्गेनिक खेती करके 100% है और उसके कारण किसानों को जो दुगुना नहीं तिगुना और चौगुना जो है उनके फसल का कीमत मिलता है और उनकी आय दुगुनी तिगुनी हो रही है। यह दो तरफा काम है, एक तरफ किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देना और दूसरा जो केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण, ये बाढ़ के कारण, पानी के कारण, बारिश के कारण, ये 5 किलोमीटर के दायरे में जो खेत होता था और जिससे गंगा का पानी, जिसमें जैसे मैं जिस इलाके से आता हूं बटेश्वर स्थान में डॉल्फिन जो है, गंगा की डॉल्फिन का पूरा एरिया है, वहां गंगा का डॉल्फिन है जो मर जाती थी, उसके लिए कि वहां ऑर्गेनिक खेती होगी तो केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज होगा और सारे के सारे किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे बिहार के किसान हो, चाहे झारखंड के किसान हो और चाहे बंगाल के किसान हो। और आप ये बताइए कि इसमें कौन सी राजनीति है? आज झारखंड में जो है कांग्रेस समर्थित सरकार है, आज यदि बंगाल की बात करें तो टीएमसी की सरकार है। तो क्या हमने जो है किसानों की यदि बात की, बजट की बात की, तो आप नहीं सुनना चाहेंगे? इसलिए मैंने कहा ना कि 2014 में नहीं, वो सावन का जो बच्चा पैदा होता है उसको सब कुछ जो हरा हरा दिखाई देता है, उसको कोई भी चीज बजट में दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि पीएम गति शक्ति, और पीएम गति शक्ति के ऊपर बात होती है, आप कैसे जुमला देते हैं, हवा देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कैसे दिखाई देगा? रेल के प्रोजेक्ट को कैसे, जिस इलाके से मैं सांसद हूं, मेरे लोकसभा का नाम गोड्डा है सर, और गोड्डा में आजादी के 75 साल बाद तक, आजादी के 75 साल बाद तक, और मैं बताऊं कि मैं जहां से सांसद हूं वहां से कांग्रेस पार्टी के बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भागवत झा आजाद साहब का घर है। यहां जो वित्त मंत्री रहे रामेश्वर ठाकुर जी, उनका घर है। भागवत झा आजाद जी कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे, यहां केंद्र में मंत्री रहे। रामेश्वर ठाकुर जी केंद्र में मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उनका घर है। यह पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस गोड्डा में आजादी के 75 साल बाद तक रेल लाइन नहीं गया, और यदि इस साल हमने 2021 में आजादी के ठीक 75 साल बाद रेल पहुंचा दिया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो क्या पीएम गति शक्ति काम नहीं कर रही? क्या गरीबों को रेल देखने का अधिकार नहीं है? मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब रेल का उद्घाटन कर रहे थे, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ गोड्डा में। आज भी ऐसा जगह है, ऐसा रिमोट एरिया है जहां की रेल नहीं। मैं जिस इलाके से आता हूं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वहां आप समझिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बात छोड़िए। आज मेरे ही इलाके में 3 केंद्रीय विद्यालय है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2 नवोदय विद्यालय है, एग्रीकल्चर के 2-2 कॉलेज हैं, डेयरी के 1-1 कॉलेज हैं, एम्स है, और 4 लेन का जो है कम से कम नहीं भी कुछ तो 6 नेशनल हाईवे हैं। क्या आजादी के 70 साल बाद हमारे लोगों को ये देखने का कोई फुर्सत नहीं था? क्या वो देखना नहीं चाहते थे? क्या आप गरीब हैं, यदि उनका कोई एमपी जो है यहां बोल पाने की स्थिति में नहीं है, यदि वो लड़ाई लड़ पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या आप छोटे और पिछड़े जगह को जो है आप रेल नहीं देंगे, रोड नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देंगे? आज भी हमारे लोग, ज्यादातर जितने भी झारखंड के एमपी हैं और बिहार के एमपी हैं, वो एम्स, देवघर, दिल्ली आने के लिए जो है अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं,
कि वो यहां आएंगे, उनके पीए उनको ले जाएंगे, दिखाएंगे, उनको रुकवाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे, उनको टिकट देंगे। आज मेरे जैसे पिछड़े इलाके में, गोड्डा जैसे पिछड़े इलाके में आज एम्स खुल गया, एयरपोर्ट खुल गया। यदि चप्पल पहनने वाले को यदि जाना है तो कुशीनगर में, देवघर में, छोटे छोटे जगहों पर, क्या आपने 70 साल में इसको बनाने की कोशिश की? क्यों नहीं कोशिश की? और यदि पीएम गति शक्ति से मल्टी मॉडल, अभी राजीव प्रताप रूडी साहब यहां नहीं है, अभी परसों ही जो है वो शिलान्यास करके आए हैं कि गंगा को आपने जो है नेशनल लाइन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कभी सोचा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो रेल के मुकाबले, जो रोड के मुकाबले सस्ता पड़ेगा, और इस पानी का यदि यूज हम करेंगे वाटरवेज के तौर पर, तो केवल बड़े बड़े, केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों का हक नहीं है कि वो पोर्ट देखें, हमारे जैसे लोगों का भी हक है कि पोर्ट देखें। क्या आपने कभी देखा? आज छपरा में मल्टी मॉडल जो है पोर्ट बन रहा है। मेरे इलाके में जहां से मैं सांसद हूं, वहां साहबगंज में ऑलरेडी बन गया, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। वहीं के इलाके में मैं आपको बताऊं कि 60 साल में लोग मर गए, भूखे प्यासे मर गए, आंदोलन होता रहा कि गंगा नदी में एक पुल होना चाहिए झारखंड में। आज तक आपने उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं घोषित किया और वो नेशनल हाईवे नहीं बन गया, उसका काम चालू हो गया और 2 साल में जो है वो गंगा नदी पर पुल बन जाएगा। इतने छोटे छोटे जगह पर यह काम आपको नहीं दिखाई देगा। आप पीएम गति शक्ति का जो है मजाक उड़ाते रहिएगा, इसीलिए उड़ाते रहिएगा कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे जगह से आते हैं, कहीं विदेश में जो है, कहीं अमेरिका में रहे हैं, लंदन में रहे हैं, आप दिल्ली की जो है राजनीति करते हैं, दिल्ली के राजनीति करके जो है आप अपना रिलेशन बनाए हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जो है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले जाते हैं, और जो गरीब सांसद है वो 5 साल में, 10 साल में ऐसे ही बियाबान में खो जाता है और उसके लोग इंतजार करते रहते हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और यदि उसको माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरा कर रहे हैं तो गांव गरीब किसान उनको वोट क्यों नहीं देगा, और वो लगातार जब तक चाहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहेंगे, ये आपके सोचने का विषय है। जहां तक सवाल एग्रीकल्चर का है सर, नारे खूब चलते हैं कांग्रेस के नारे, जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शास्त्री जी की डेथ हुए 1966 में उनकी डेथ हुई। आज तक किसानों को जोड़ने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किया। कुछ समय था, मैं ये मान सकता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक पवार साहब थे, उन्होंने किसानों के लिए निश्चित तौर पर काम किया। लेकिन एक मंत्री के नाते जो एक सीमा होती है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री आपके साथ नहीं हो तो आप बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते। आज इस बजट में ड्रोन की बात है सर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह भी नारा आया सर। आज यदि डिफेंस में ड्रोन की आवश्यकता है, सिविल एविएशन में यदि ड्रोन की आवश्यकता है, तो किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि वो फसल की भी रक्षा कर पाए, जिससे वो फर्टिलाइजर भी दे पाए, जिससे जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर उपयोग कर पाए, जिससे कीटनाशक का उपयोग कर पाए। जी सर, बैठे सर। पोस्ट हार्वेस्ट को भी यूज कर सकते ना, थोड़ी देर पहले हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, इस देश में 80% किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी शायद 47 में आएगी, जब हमारी सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा। यही बात आप कह रहे हैं? से अभी से आएगी। नहीं, इस बजट में सभापति महोदय इस बजट में, दुबे जी, इस बजट में सभापति महोदय, इस बजट सभापति महोदय कहा गया है, वित्त मंत्री जी ने कहा है, घोषणा है कि यूज ऑफ किसान ड्रोन्स विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये इस बजट में है सर, आज शुरू हो जाएगा।
क्योंकि जब बजट इंप्लीमेंटेशन का पेपर अगले साल आएगा तो हमने कहां कहां क्या प्रोजेक्ट किए वो भी बताया जाएगा, क्योंकि ये केवल घोषणा नहीं है। मोदी जी के बजट में कोई घोषणा नहीं होती है, वो कैसे पूरा हुआ जाएगा, पहले उसका पूरा प्लान बना, और इसीलिए इसमें इसका जिक्र है सर। आप ये समझिए कि यदि पूरे बजट को यदि आप देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है। हम लोग सभी, चूंकि मैं तो काफ़ी पिछड़े इलाके से जो है यहाँ पढ़कर आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण मैं यहाँ का सांसद हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि कोरोना काल में जिस तरह का 2 साल से माहौल है, उसमें से स्कूल लगभग बंद है, कॉलेज लगभग बंद है, और स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण इस 2 साल में किसी को कोई असर हुआ या नहीं हुआ, गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा असर हो। और उसका कारण यह है सर कि मैं फिर कहूंगा कि जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं और जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात यह कही गई है, वहां हालत आज ये भी है सर कि आज भी हम 4G या 5G की तो बात छोड़िए, इंटरनेट और मोबाइल पर प्रॉपर बात नहीं कर सकते। जब आप बात नहीं कर सकते तो गांव में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं? और बच्चों को फिजिकल क्लास तो चल नहीं रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें से कैसे टीवी के माध्यम से, कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और किसी तरह से रीजनल लैंग्वेज, यहां लैंग्वेज की बहुत बात आती है सर कि लैंग्वेज के, जिसको हिंदी आता है वही नौकरी कर सकते हैं, जिनको अंग्रेजी आता है वही नौकरी कर सकते हैं। जो वेरियस लैंग्वेज हैं, जो स्पोकन लैंग्वेज है, ये भी नहीं कि 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है वो नहीं, जैसे अभी भोजपुरी और राजस्थानी, इसका जो है बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। आप समझिए कि उस लैंग्वेज में भी आप कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, ये इस बजट में। तो क्या ये बजट जो है बच्चों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है? और झारखंड, मैं आपको बताऊं, और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि आज झारखंड सरकार ने एक पूरे 2 साल में, कोरोना काल में, जिस ज्ञानोदय ऐप का यूज किया, जिसके कारण कि पूरे झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ऐप जो है मैंने डेवलप करवाया। वो ऐप मेरे लोकसभा गोड्डा में डेवलप हुआ। और जो लोग बिजनेसमैन का विरोध करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अडानी का एक पावर प्लांट आ रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मैंने उनके लोगों को कहा कि आप इस ऐप के लिए मदद कीजिए। उसका का सारा पैसा CSR में मैंने लिया, और आज वो पूरे झारखंड को जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। आप क्या CSR की बात नहीं करेंगे? आप बिजनेसमैन के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करेंगे? आप उस छोटे से पिछड़े इलाके की बात नहीं करेंगे कि गोड्डा भी जो है पूरे झारखंड को, पूरे देश को जो है दिशा दिखा सकता है? ये सिचुएशन है। और इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पता था कि छोटे छोटे जगहों को यदि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो ये जरूरी है, और इसीलिए इस बजट में एक बहुत बड़ा काम जो है उन्होंने किया। दूसरा है सर, हर घर से नल। इस पर बड़ी चर्चा होती है कि 60,000 करोड़ रुपया दे दिए, कोई कहेगा कि टोटी आएगा, कोई कहेगा कि इसका कोई विकास ही नहीं होगा। लेकिन आप समझिए सर कि हमारा समय 10 मिनट जो है वो अपोजिशन खा गया सर। मतलब 10 मिनट तो कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। सभापति महोदय, आप भी हल्ला कर रहे थे उस वक्त, आप जब आए तो उस वक्त से जो है वो शुरू करिए। तो सभापति महोदय, आप ये समझें कि ये जो नल से पानी का सवाल है, टंकी से जो पानी का सवाल है, आज तक ये अमीरों का ही रहा है। जैसे कि गैस का था कि गैस चूल्हा उन्हीं के पास है जो गरीब आदमी हैं, उसी तरह से ये जो हर घर नल की योजना है, ये सोचने का सवाल है। और सोचने का सवाल ये है कि हम मान सकते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट चूंकि इन्वॉल्व है तो कई एक फ्लॉ हो सकते हैं। जैसे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सर, कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि प्रत्येक गांव को इलेक्ट्रीफाई कर देना है। और इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या किया सर उन्होंने कि एक फेज का लाइन जाएगा और जो बीपीएल परिवार होगा उसी को मिलेगा। बीपीएल के बारे में भी एक कहानी मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन बातों को कह रहे थे ये बजट में है सर। और चूंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बड़ी बातें कही कि 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया,
संजोग अच्छा है कि मेरे सामने उदासी साहब बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो है भरतरी महताब साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने सर इस नक्शे को बदलने के लिए, नॉर्म्स को बदलने के लिए 4 कमेटी बनाई। एक बनी तेंदुलकर कमेटी। सर तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि इस तरह के लोग ही गरीब माने जाएंगे। दूसरी कमेटी बनी सर एनसी सक्सेना की कमेटी। उसने कहा कि गरीब जो है इस तरह से निर्धारित हों। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि लोगों को यदि मूर्ख और बुड़बक बनाना हो तो उसको कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है उन्होंने आसिफ कमेटी बनाई सर, जो शहरी गरीबों के बारे में देखेगी। और चौथी कमेटी बनी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। हमारे यहां कहता है ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह थी सर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े इकोनॉमिस्ट, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उनसे थोड़े से छोटे से इकोनॉमिस्ट, रघुराम राजन साहब उससे थोड़े से छोटे इकोनॉमिस्ट, और उसी के मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं सर। मैं प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह जी, अरे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की कमेटी बनी, आप मंत्री थे, आप मंत्री थे। मैं जो आपको कह रहा हूं सौगत बाबू, मैं जो कह रहा हूं कि प्लानिंग कमीशन में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में इन तीनों कमेटी के असेसमेंट के लिए एक कमेटी बनी और उसने तय किया। और ऑन रिकॉर्ड जो है, यदि आप 32वां रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं, हमारी कमेटी का 32वां रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। उसमें ऑन रिकॉर्ड सुधा पेल्ले जो मेंबर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम पहले जूता बनाते हैं और उसके बाद नाप देखने की कोशिश करते हैं कि किसमें जो है ये जूता अटेगा। पूछ लिए। इसलिए मैंने कहा कि 2 हमारे लोग, आप उस वक्त मंत्री थे, आप उस कमेटी के पार्ट नहीं थे। तो कांग्रेस ने गरीबी और गरीबों का जो मजाक उड़ाने का काम किया वही उनको दिखाई देता है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर उन्होंने एक फेज की जो बिजली दी उसमें 9 मेगावाट का, 16 मेगावाट का, 16 किलोवाट का और 25 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर लगाया। और स्थिति ऐसी हो गई कि सारे के सारे चोरी हो गए, यानी तो जल गए और यानी तो अमीरों ने खुदन से उसको जला लिया। और यही कारण है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल में कांग्रेस ये समझती है कि किसी के घर में पानी नहीं जाएगा। आज हमने एक 25 साल का सपना देखा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल पूरे हुए हैं और 100 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा, गांव गरीब पिछड़े की स्थिति कैसे होगी, ये हमने एक सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो चाहे वो टैक्स का सवाल हो, चाहे स्टार्टअप का सवाल हो, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे पीएम गति शक्ति का सवाल हो, हमने सभी को राहत देने का प्रयास किया है। मैं केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दुष्यंत कुमार, क्योंकि उन्होंने काफी दुष्यंत कुमार को कोट किया था, दुष्यंत कुमार की एक लाइन कोट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बजट का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Shri Dayam ji. So thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity, sir. Sir, it is one of these moments when the budget is such an important paper, important document, and such a serious discussion is taking place in this House. We find that the Finance Minister is not present. Sir, it's not that, sir, the principal opposition party spoke. The Finance Minister is not there. Okay, forget, because he's a congressman, you have no respect for congressmen. Sir, please wait. The union. अच्छा, आप कौन चीज का मंत्री है? What are you a minister of? आप कौन चीज का मंत्री है? मैं नहीं जानता हूँ. बोलिए. Sir, you don't probably, the BJP has scant respect for Congress, and the entire proceedings from the Prime Minister's reply to everyone's reply is attacking the Congress. Sir, your own party man, Nishikant Dubey ji, was giving a lecture, and he was, sir, the Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, is not here to even to take note of what our own party man is saying. Sir, this is shame. This is shame, sir. Sir, no, sir, the principal. I am part of the finance. No, you're the principal. Sir, is a principal.
is a union minister. If she's going to watch at home, oh, she's watching. Sir, it's an insult. Sir, it's her own presentation. She presented the budget. She presented the budget. And she's not here, Mr. Nishika Dubey. She's not here to listen to you. She has no respect for her own party men because probably she's not elected from Lok Sabha. She's from Maranji, honourable member, Maranji. For Lok Sabha, sir. Honourable member, Parliamentary Affairs Minister wants to say. Parliamentary Affairs Minister, please, 1 minute, 1 minute. For your knowledge, short title and definition. Minister. Minister means a member of Council of Ministers and including a member of the Cabinet, Minister of State, Deputy Minister or a Parliament Secretary. It is mentioned in the rule. Honourable Minister, rule number? He is MOS. What is your rule number? Rule 2. Rule 2 definition. Rule 2. Rule 2. Yes, Chapter 1. Okay. Chapter 1, Rule 2. And Finance Minister was in the Rajya Sabha. She is in a press conference. She is coming. Yes. And it was a practice. It was a practice in the House. It was a practice in the House also. Honourable Minister of Parliamentary Affairs explained with this all due reason. respect, sir, the respect for the House is most important. You are a Lok Sabha member. We represent nearly 12 lakh people from my constituency. Yes. Sir, because she can't answer, be here, but she is in India Today conclave, talking and debating about the budget. She should be here. Shame on you. Shame on you. Please, you continue. This is I have to make a point. Yes, you continue. Respect for the House. You come to your speech. You come to your speech. Sir, is India Today important or the Parliament important? Sir, it is a respect. I know I'm saying it is not a bad thing, but if she can bunk, she doesn't take us seriously. So what are we? Because she's not been elected by the people, because she's nominated member, she has no respect for Lok Sabha. Sir, you come to... I'm talking. Yes, please. You sit down. I'm talking for you also, Mr. Nishika Dubey. She wasn't here to listen to you. Your minister was not here to listen to you. She has no respect for BJP also. Maranji and Nishanji are good friends, please. Yes, carry on. Maranji, your time will lose. Your time will lose. Please carry on. Please carry on. Your time will lose. Nothing going on record. Nothing going on record except Maranji's speech. Yes, sir. Only I'll be on record. Dada, you will get a chance. You will get a chance. We appreciate. You will get a chance. At that time we can express. We are appreciating the finance minister's dedication to ensure the budget is known to the entire country through the television, but not to sit in the parliament. We appreciate this, sir. I'm appreciating it. You come to subject. I'm appreciating it, sir. Sir, come to subject. This budget, at the very start, we found that the finance minister's lectures over the years have been reducing every 15 minutes. And this year, she has made sure that our lecture about the budget was only for 1 hour, 30 minutes. And she was in a hurry to look at the time to ensure the budget ended very soon. Sir, I don't know what, probably she had to go for a TV interview. No, Prime Minister scolded her. Sir, at the outset, let me term this budget as an anti-federal, anti-people. And this government is completely ignoring the people's welfare. Sir, the total expenditure for this budget is expected as pegged at 39.45 lakh crores. That is the deficit, a huge deficit of 16.61 lakh crores, which they are going to borrow. So straight away, the finance minister said, more than 50% of my budget estimate, I am going to borrow. Literally, what I'm going to do, I'm going to sell. I'm going to beg. This is what anyone will say, sir. Sir, of this, interest payment is about 9.40 lakh crores. The capital expenditure is about 7.5 lakh crores. The establishment expenditure is about 6.92 lakh crores. For defense, it's 3.85 lakh crores. For subsidies, it's 3.18 lakh crores. Grant for states, sir, grant for states, just 10% of the budget. It's 3.17 lakh crores. For pension, it's 2.07 lakh crores.
So all that remains for other development expenses is paltry sum of 3.36 lakh crores is for development of this country. Sir, the finance minister was so generous in thanking the middle class who pay the taxes. What she said, thank you, you're being good taxpayers. I am not going to change any tax limit for you. You end up paying the same tax. There will be no benefit for you, COVID or no COVID. You are there to pay taxes. Thank you very much, sir. Sir, the middle class was expecting a lot. For last 2 years, it has been very bad to the middle class. They have been suffering due to COVID. Although empty promises were coming from the treasury benches, nothing really came out to the ground. Sir, another interesting subject, sir, agriculture. Sir. The economic survey and the budget has failed to address the elephant in the room. I failed to address the agriculture. After burning your fingers with the 3 farm laws, you have not spent any effort, attention on our farmers. Or even though you thought the 5 state election might impress you to give some more subsidies to the farmers, sir, I would like to ask you, the finance minister had promised us in the year 2022, she'll double the farmers' income. Sir, we are in 2022. Sir, we are waiting. Sir, we are waiting. Sir, you are not taking any accountability for the agriculture sector's demands like MSP. You don't want to address the issue of MSP or other solutions concern the lack of remunerative prices, unfair markets and rising input costs. So, the finance minister has announced new tech, high-tech drones that will be used for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrition. But sir, there's no uniform national level policy for supply of maps and other information required for developing such technologies. Sir. Sir, in this budget, sir, the allocation for rural development as a percentage of GDP has declined from 0.60% to 0.54% this year. So allocation of food subsidies is down from 2.8 lakh crores to 2.0 lakh crores. Since procurement of fees and rice is not likely to come down, the government seems to have decided to hold excessive stocks in the central pool. Sir, no welfare schemes or compensations for farmers. Which farmers, sir? The farmers who stood outside our capital for 1 year, fighting to remove the laws. Sir, you have not done anything for them. Sir, what was his, in response to questions by MPs on this issue, the government has replied, we have no data of how many farmers died. Sir, I would like to quote my honorable good friend, Mr. Sashi Tharoor, who earlier last year quoted, NDA means no data available. So whatever you ask, sir, there's no data available, sir. Sir, when we asked about the migrant workers who lost their jobs, who lost their lives, sir, in 2020, they said no data available. Sir, if you ask how many frontline health workers have lost their lives during the pandemic, the health minister announced NDA, no data available. Sir, if you ask, sir, you are 2011, you are taking a caste-wise census, why don't you give us the data? They say no data available. But if you want for economic weaker section, you can pass it without any data and substantiate even your stand in the Supreme Court. So on a wide range of data securities or GDP numbers, anything, sir, with the answer we get from the government is no data government. The NDA, sir, do you have any data? Please share it with us so that, because all you're worried that if you give us data, we'll ask you the uneasy questions for which you do not have any answers. Sir, take the Mandrega situation, sir. The largest rural employment scheme has been paid down to 73,000 crores. 25,000 crores lesser than the revised estimate for the current year of rupees 98,000 crores. Despite the fact the economic survey actually provided evidence the demand for work under the scheme, even during the current year, continues to be higher than the pre-COVID-19 pandemic levels of 2019-12. Sir, my Chief Minister, Sri M.K. Stalin, pointed out that reduction by 25,000 crores shows the centre's poor thought process on this, that they don't want any single rupee to remain in the hands of the poor people. Sir,
the lack of fund allocation or new announcement for states, sir, is bad. Sir, despite our Prime Minister making huge statements in the international conferences about the climate change, about the commitment India is making, from where he is going to get the money, he has never announced, sir, and no data available on that also, sir. And sir, we appreciate him for the climate change. Sir, this year, I come from Chennai, I come from Tamil Nadu. We have been voicing our opinion, sir. Chennai has been facing the worst climate change. Sir, we have been getting unprecedented rainfall the last 3 years, not unseasonal rains. Sir, Nerli board says 740% more rain and floods. Sir, our Chief Minister has written letters asking for funds. Sir, no funds available. No data available, no funds available. Sir, the same situation happened in Gujarat. Even before anything happened, 500 crores went like that for Gujarat, sir. Because, all fundable. Sir, my founder, Aringar Anna said, Vadakku vaalgirathu, Terkku theigirathu. The north is prospering and the south is getting in respite. Sir, why are you doing this? Sir, this reminds me of, sir, you make such announcements during the COVID, sir. Sir, in fact, sir, for Gujarat, sir, they have announced for Gujarat, because diamond merchants, where are they come from, sir? They all come from Gujarat. Sir, this Gujarat, for they announced 5%, sir, just 5%, sir. Just 5% duty for diamonds, sir, for Gujarat. Sir, take the example of what is happening because of this pandemic situation in Tamil Nadu. Sir, everyone knows Tirupur is a capital for garment manufacturing, sir. It has exports of Tirupur has been world known, and everywhere toward the world people have. Sir, it has more than 15,000 SMEs producing factories for Tirupur, sir, the capital of the multi-billion-dollar garment industry, sir, with international significance. And throughout every government, successive government, as ensuring the garment industry has been doing, sir. But during COVID lockdown, the unprecedented price of raw materials, inadequate infrastructure resulted in lack of constructive policies and changes. Sir, the union government just ignored it. The previous government, ADMK government, and the Modi government, sir, saw 50% of this in garment industry closing down. Sir, immediately after coming to power, our CM, through MK Stalin, had assessed the situation and realized this will be a situation allowed to continue, will kill the exports and will be a real net well. Sir, so he wrote to the union government with a slew of measures that could have supported the industry. So what did we ask? So we asked for removal of tax duties, stringent action to reduce surging yarn price. So because the cotton is coming from the one major state, sir, we know, sir, is from Gujarat, sir. So that's the reason we asked the government to take some effort on that. And also a study on a global scenario of garment industry. Sir, 30 minutes. He's the only speaker. He's the only speaker, sir. He's the only speaker. Sir, he's intervening, sir. The chairman is there. He's criticizing. Sir, what is your problem, sir? What is your problem? Oh, he's taking his party time. Sir, I never. Continue, please. Honorable members, please sit down. Otherwise, your member will lose the time. Please sit down. Sir, this disturbance should be taken away. I never knew Mr. Agarwal liked my speech. Mr. Agarwalji, I never knew you liked my speech so much. I'll talk for long. Order. You are yielding. 3 days has been allotted for discussion on general budget. Yes. Can a member stand up here in the House and ask how much time has been allotted to that budget? Can this question be asked? No point of order. No point of order. Honorable members, please cooperate with the chair. Absolutely right. Jaiswalji, you are a senior member. Jaiswalji, you are a senior member. Please sit down. Please continue. Sir, Please this time continue. should be added, sir. Please continue. Maranji, My please continue. Chief Minister, through MK Stalin, asked for removal of tax duties. Stringent action to reduce the surging yarn price. Asked the union government to study on a global scenario on garment industry.
aid and support for our Tirupur manufacturers to compete on the international market, to appoint a separate welfare board and integrated scheme to help lakhs of government workers. Sir, what did the Modi government do? Sorry, what did the BJP government do? Nothing. They did nothing for Tamil Nadu. Sir, the reason Mr. Agarwal ji, sir, Agarwal ji, you're not supposed to discuss. Sir, the reason I'm talking about Tirupur is not to pinpoint at Gujarat's growth, or you're trying to take all the taxpayers' money to Gujarat. The reason I'm saying, sir, there's a dangerous situation happening, because take our neighbor, Bangladesh. They are surging ahead of us, of India, despite India having a natural advantage in this industry, simply because your government failed to address the issue of Tirupur. Sir, once described as a bottomless market by the US Secretary of State, Henry Kissinger, Bangladesh is emerging as a bull economy, outpacing India in many indices of economics or human development, and it has a good government support for the garment industry. Their per capita GDP has also surpassed us in the garment sector, sir. This is something which you have to know. The finance minister has to realize. Sir, in 2007, the per capita income of Bangladesh was half of that of India, but it will overtake us in per capita GDP once again in 2025, according to IMS World Economic Forum's outlook. Sir, this is a serious situation. That's the reason I'm trying to get your attention, but you don't want me to speak out because it hurts you when I tell you the truth and some data. Sir, and again, sir, as I said, why are you not respecting the South? There is no fund allocation for any project proposed by Tamil Nadu government, especially in your own railways, for new rail schemes in Tamil Nadu. Sir, how can we accept one nation, one registration proposal? Sir, it infringes the rights of the state governments and betrays the guiding principles of the Constitution of Federalism. So, though the proposed allocation of 1 lakh crore on the basis of cooperative federalism appears to benefit the state, the fund will be spent on Prime Minister's Gati Sakti plan. Sir, plan and the name of allocating, in the plan, the name of allocating funds to the states, sir, the union government will spend all the money. But they will say, no, we are allotting to the states. You will be spending it. And what are we supposed to do, sir? Sir, this is a mere eyewash. Sir, union government has not taken any effort regarding the fiscal deficits. Sir, what? You address the chair. You address the chair, please. Don't listen to him. Sir. Don't listen to anybody. Sir. Please address the chair. Sir, the union government has not taken any effort regarding the fiscal deficit of the states and has only allowed the fiscal deficit of 4% of GSDP in 2022-23, of which 0.5% is tied to reforms and power sector. So this will be hugely critical for states like Tamil Nadu, and which Tamil Nadu has been offering free electricity to benefit of farmers. The states should be allowed a fiscal deficit of 5% of GSDP, which will, without any condition. Sir, this is a need of the hour. Sir, you are infringing. All the money which is collected from the states are given to the elder brother. Sir, the central government has no financial revenues. All the revenue sources are from the states. We trust you. We give it to you. But what do? You do not spend it on us. You pretend to listen to us. You have meetings. But sir, only selected states get the revenue. And states, developing states like Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana are feeling the brunt. And most of these states, of course, Orissa, and most of the states are non-BJP states. If you are a non-BJP state, no development. Sir, if it's West Bengal, nothing will happen. If it's Tamil Nadu, nothing will happen. Sir, FM said India's economic growth, the finance minister who is not present here, sir, in the house, giving an interview for India Today, has said, if India Today channel has said that the non-present finance minister has said, India's economic growth the current year is estimated at 9.2%. Highest among all the large economies. Sir, but the same economic survey which she presented is more cautious with an estimate of 8% only. So you just want to point out, sir, in India, this is a story we all like to talk about, sir.
we are seeing, sir, India, very few seem to be enjoying the growth that the government is talking about. Sir, Indian billionaires increased their wealth by 35% during the lockdown. We know who we are talking about, sir. Whereas the middle class India is estimated to have shrunk by 3.2 crore people. And, sir, 12 crore people were pushed back into poverty, according to the report. So we really, sir, who really benefited, sir? This is the question. Sir, someone really benefited, sir. Sir, the BJP, sir, the BJP saw a growth of its fortune. Sir, the BJP declared its assets worth 4,847.78 crore this financial year, sir. Sir, it is the highest in 2009, the highest among all political parties, up 1,950 crores from the year, sir, from 2,904 crores, it is highest, sir. He's slowing down our speaker, sir. He's intervening a lot. He's slowing down our speaker. Sir, my flow. He's eating the our time, sir. Sir, We cannot allow this, sir. Mr. Sir. Alex, continue. Sir. Sir, let him make the statement at the end of the speech. Sir. No, you make it at the end of your speech. Sir, we like to know what's the recipe, sir. Sir, if BJP's got a good recipe, we request the BJP to share to all other parties how to increase our... Put the house to order, sir. Put the house to the order. Put the house to the order, sir. Sir, he is disturbing us. Sir. The BJP is disturbing us. Just a minute. What's the rule? 369. A paper or document to be laid on the table shall be duly authenticated by the member presenting it. इन्होंने कहा कि बिलियनर जो है उसको कोविड काल में 30.54% जो है इंक्रीज हुआ है, इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए सर। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये सीडी रेशियो ऐसा है सर कि मोर देन 100% जो है तमिलनाडु को मिलता है, हमको 34% मिलता है। हम जहां बिहार झारखंड से आते हैं, बैंक का सारा पैसा तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात को जा रहा है, पैसा हमारा लेते ही हैं। ये दोनों पेपर इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, नहीं तो अपनी बात वापस लेने के लिए। Please continue. Your point not relevant. Sir, all this disturbance should be removed from my time, sir. Should not be added to my times, sir. Sir, Yes. enjoy his speech, sir. Enjoy his speech. We enjoyed your speech, no? Sir, I have one question. UP में काबा. Sir, the rise in the fortunes of the top 100 billionaires since the lockdown in March is enough to give every one of the 138 million poorest, sir, the money we shared, 94,045 rupees can be given to, sir. This is what Oxfam has said about inequality in the virus report. Sir, the wealth of the top 11 billionaires in India who made money in the pandemic can easily sustain the Manrega program scheme of the health ministry for next 10 years, sir. Sir, I would like to ask at this point, sir, today, I'm not coming, sir, today, sir, today we have, sir, no, sir, 30 minutes is fine, sir. They disturbed 5 minutes, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate the finance minister. Can I congratulate her? Yes. For the great Indian sale. Sir, so first, sir, she is the one who's proud that she has made, sir, Air India has been offloaded. You undersold Central Electronics Limited, which was developing critical frontier technology for defense in Spain. And is also a strategic interest of India. Sir, that strategic partner of NINL, Neelanchal Ispat Nigam, has been selected. You are planning to the initial public offer IPO for LIC in the March quarter. Sir, online are we are BPCL, Shipping Corporation of India, Concord BEML projects. Sir, what's that? No, only me, sir. Only me. I'm the only speaker. Okay. I'm the only speaker, sir. Sir, you can't be. Sir, why are you stopping my flow, sir? You're stopping my flow. Sir, sir, they are BPCL, Shipping Corporation India, Concord, BEML, Projects Develop India Limited, Engineering Projects India Limited, Container Corporation of India Limited. Sir, all listed for sale. Sir, what achievement, sir? Sir, following PM statement last year, February, the government has no business to be in business. Sir, FMS is taking to the letter and spirit and ensuring she's selling everything off, sir, of the PSU. So I think that, sir, while
So this is a serious question. Sir, I have a serious question to the government. Sir, the parliament has to be respected. Why the finance minister comes and addresses the parliament and informs us about the sale, she should also inform us about the investment the government of India is making on the tax money. Sir, one hand you are selling, one hand you are taking 34.8% stake in Vodafone. Whose money is that? It's our government, it's our India taxpayers' money. You also taken a stake in Airtel. Whoever doesn't pay money to you, you take the mistakes. Sir, why can't you do, what are you doing for the rich people? There are so many of Indians who lost their business in India because of the pandemic. Sir, there are so many people who will not even be able to pay the loans for the houses, who have been pushed out of the houses. Why can't it be equal partners with our sorrows also? Sir, I think the government, the finance minister should give a white paper. And how? Why? A decision. What are you being like the Temasek of Singapore trying to invest there? Sir, you should be clear. The parliament is not informed. Like she is missing in action in the most important crucial budget debate of the finance bill. She should have informed us that she is investing this money in Vodafone. This is a taxpayers' money, sir. Sir, I would like to say, sir. Sir, again, sir. Sir, I'm talking, sir. Again, sir, in railways, sir. Sir, look at it, sir. Sir, they get very upset, sir, when I say all the projects are going to Gujarat. Sir, the Indian Railway, sir, is investing about, say, 1.37 lakh crores on the trains, sir, for Vande Bharat, sir, which is about, say, in 3 segments, for 3 years. That if we really take it, sir, is around 40,000 crores a year, sir. But the finance minister made it look as if it is a very good project. Sir, we need trains. So you had made a huge investment for the bullet train, where connecting Ahmedabad and Mumbai. It's not Mumbai. Don't get fooled from Maharashtrian friends. It is for Ahmedabad. They wanted to. Sir, sir, I'm asking you, sir, you are spending money. Maybe welcome, sometimes it's good. Sir, the Rafale deal was cost us 58,891 crores. Sir, I'm not talking bad. I'm not going to the controversies. Don't get alarmed. I'm not going to talk in the... Sir, India has pumped nearly 60,000 crores into the French economy by Rafale deal. Sir, I would like to ask you, sir. The IT golden triangle in South India is Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Bengaluru triangle. This is the golden IT triangle which creates a lot of money. Why can't you ask the French to invest a TGV, which is equivalent to the bullet train, and put a train route, fast high-speed train route in South India, sir, which will be of so much of use. Sir, it's just that you invested. Why can't you ask them for this? Sir, sir, I'm concluding, sir. So I'm concluding, sir. Sir, 5 minutes I'll finish. I've done, sir. I have nothing more, sir. Sir, again, sir, same thing. I will say same thing, sir. Sir, the amount of money which has been given to the Gift City, sir, you're investing so much of our taxpayers' money on Gift City. So even now, the finance minister has announced use to the Gift City, sir. But the Gift City is not taking up. If we had put the city in Mumbai or Delhi or Chennai or Hyderabad, sir, it would have been a huge success. Sir, useful resources have been lost, sir. Sir, there's one question which I would like to ask the finance minister. Sir, no, sir. I will 3 more questions. I finished. Sir, I have 30 minutes. Sir. Sir, right now, the Home Minister has also come to listen to my speech, sir, so I would like to make the best use of it, sir. Sir, since the Finance Minister has not come, sir, the Home Minister has come, sir. Sir, the Finance Minister is so dedicated to make sure that every product is made in India. Sir, we appreciate. So what she does, sir, she puts 20% duty on umbrellas. My Kerala friends, you are the users of umbrellas. So 20% of duty on umbrellas, but no duty on the parts which are made to make umbrellas. So what she is trying to say, sir, that the manufacturing of umbrellas, after so many years, manufacturing of umbrellas will be made in India. Sir, is that the real thing, sir? Is that is going to happen? The reality is that, sir, umbrellas will be assembled in India. They are not going to be made in India. Sir, if you really look at the thing, sir, the trade between India, sir, India and China, sir, has increased, is 125.7 billion. Sir, the deficit is 69.4 billion, sir. There's a growth in the year 2021. Our import has increased by 44% or 46% in India. So the reason I'm asking, saying this, sir, end of the, I'm just winding up. Say, in the end of the day, sir, we are
totally depend on Make in India. Sir, I would like to say, sir, we are talking about NEET. So the finance minister in 2017, when she was present in Tamil Nadu, so she made a statement that she is supporting the exemption of NEET for Tamil Nadu because of the rural students are not benefiting it. It was Nirmala Sitharaman who gave press interviews that I'm reminding her, why don't, this is the same thing, we are doing it. So and it's time that, sir, we are go forward. Sir, last point. Sir. Please conclude. Yes, sir. Sir, 30 minutes is fine. So why are you? Yeah, already over. Sir, over. 10 minutes is disturbed. Already. Sir, last already point. over. Sir, there's a serious, sir, I would like to ask a question on the finance minister. She says that now 5% of the USO funds are going to be used for 5G development. Sir, now as I know for the technology, what I hear in the market, sir, that 5G is going to be a homegrown technology. Sir, instead of the companies paying money, the USO fund is only for making sure the rural India gets telephone connections and free for the internet, everything. That money is now used for the company. Sir, that is objectionable. Sir, not one mention about BSNL or MTNL. Sir, today, what is the state of 4G? Are you going to give 4G to BSNL or MTNL? There's not a word on it, sir. End of the day, sir, I would like to say, sir, states make India. The prosperous states make a prosperous India. Yes. But to make sure that every state do not be biased against states, and please be generous with all the states, especially the states which are not ruled by BJP. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Sri Sudeep Bandyopadhyay ji. Sir, I also expect that if finance minister could have been present at the time of our debate, it could have been better. Sir, the budget, which is of this year, 39.45 lakh crore. And total receipt is 22.84 lakh crore. So it is a deficit budget overall. What happened to the previous year budget, sir? I want to draw the attention of the House also. It was a budget of 34.83 lakh crore. And revised, it increased by 37.70 lakh crore. Sir, you know why this revised was lifted? Sir, here 51,791 crore towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India, including from capital expenditure of revised estimate. This 51,000 were paid by government to make Tata's passage clear. And Air India was sold to Tata's by only 18,000 crores. And without it has been mentioned in the budget speech. It is not my quote, it is a quote mentioned in the budget. So I think this portion of the budget should be prescribed as the joke of the budget 2022-23. Sir, this budget is presented by saying India towards 100, PM's vision. Sir, I comment it as a pious wishes. Sir, it is a budget of actually gravely disappointing. It contributes nothing to the common people. I will come gradually. It is long on promises, but short on effect. No sign of any overall reform reflected by this government in the budget. Sir, I prescribe this budget as a Sell India budget. Air India sold. Name of NILL, Nidachal Ishpat Nigam Limited, has been mentioned by in the budget speech, sold.
LIC's public issues are going to be proposed to be sold. Sir, what is happening so far the public sector undertakings are concerned? In our country, there are Navratna type of public sector undertakings, Maharatna type of public sector undertakings, Ratna type of public undertakings, Mini Ratna type of public sector undertakings. But this government is in a mood to sell out all the public sectors. Dayanidhi mentioned the names, so I don't go to the names in details. But why, sir? We totally oppose this idea of the government of this disinvestment. We totally oppose the sale of the profit-making public sector undertakings at least. What is the reason that government is going to even sell out portion of LICs? Sir, LIC is a jewel crown asset of the country. LIC is the largest asset manager of this country. Sir, its asset is about 31 lakh crore balance sheet. About State Bank of India's balance sheet, which is 39.51 lakh crore. That the balance sheet of LIC as equivalent to the central budget amount. Central budget is of 35 lakh crore. So why should we touch this type of sectors? So banks are in an uncertain position. People are keen to know that what is the fate and future of the banks of this country, which was nationalized once by great leader Indira Gandhi. Now, is there any thought or idea of this government to go for denationalize the banks again? To hand over these LICs, banks altogether? The basic economic policy of the government, I apprehend that it is going to take completely another shape. All attempts are there to see that all past records, all past history are being lifted. These issues can be taken up. I apprehend, sir. Banks, LICs, coal nationalized, this can be also given to the private parties. Sir, cryptocurrency. How you will introduce in a country like ours? Sir, cryptocurrency is a risk. They are going to introduce a bill in this session. It is a gambling type currency. People are not aware of cryptocurrency, what it is. Sir, without sending this cryptocurrency bill to the standing committee, this government has a habit to place, without discussion it is passed. In this case, I want from the very beginning, digital rupee, what is that? So we all have to take serious thoughts, ideas, and Honorable Finance Minister had to explain. Sir, unemployment at its skyrocketed height. Adhir Ranjan Chaudhary was telling that day it has come down from 2 crores to 60 lakhs. Your commitment in this budget. Sir, there is no increase for 100 days jobs. Manrega, the most accepted policy of the government, at least inspired unemployed people of the country.
no signal for this 100 days jobs youths, and it is taking a very negative side that it can be withdrawn also. What I would propose, MSMEs are to be given more Sudeep ji, एक second. Honorable members, if the House agrees, the time of the House may be extended by half an hour. House has agreed? Yeah. Okay, please continue. My second speaker is also there, Kollan Manage. He will speak, I will. Zero are also included. So, Madam, Sir, MSMEs are to be given more financial support. MSMEs can generate employment. Big industries, this government should not run behind the big industries who are near and dear to them. Big industries at this stage, at this juncture, this condition of the country cannot be very effective, and they cannot deliver employment facilities which MSMEs can. The government should give priority priority to the sector. Sir, Prime Minister Gati Shakti, what are these nine engines? What are these engines? Airport, railway, port, mass transport, I think 9. Waterways and logistics, 7. Infrastructures are proposed to pull forward Indian economy. Sir, I want to know from the government, how many airports you have sold? Just to tell, I am asking a straight question. Airports have been sold. How many I want to hear from the government? And you are going to develop your economy through airports? You are to remain answerable to this House. Sir, you know, one type of godowns are going to be established in this country. Its names are silo godowns. What are these godowns? These will be set up by steel structure, 50,000 metric tons to 5 lakh metric tons for protection of food grains in a better way. I appreciate it because I am the chairman of this Food Public Distribution Consumer Affairs Standing Committee. But sir, all these silos, whether it is in Bangalore or it is in Gujarat or in Maharashtra, have been handed over to one Mr. Adani, no other else. I propose to the government, you set up these silo projects, but consult with the state government. Take ideas from there. It is being looked after by FCI, but this system is running very fast, speedily. Sir, black money, parallel black money economy is still operating in the country. What benefit we achieved from the demonetization? Piyush Goyal ji made a statement in February 2019 that rupees 1.3 lakh crore had been recovered through various anti-black money measures, including demonetization. It is not a failure. Demonetization, with a huge enthusiasm, government announced, declared, but only 1.3 lakh crore was recovered. Sir, what about the black money kept in Switzerland? What agreement Switzerland and Government of India have made to each other? Still now, US $12 trillion is in Switzerland illegally. I want to know from the government. Are you negotiating with the Switzerland government? From our young age, we are habituated to hear Swiss bank पे money होता है. This Swiss bank के साथ क्या agreement हुआ? और वो agreement के बारे में हम लोग कब ये black money वापस ले सकते हैं? 15 लाख रुपया का वापसी हर बैंक अकाउंट का पीछे, ये कमिटमेंट, ये डिक्लेरेशन तो
बीजेपी पार्टी ने चुनाव का पहले दिया था, तो कम से कम स्विट्जरलैंड के बारे में ब्लैक मनी तो रेस्क्यू करो, रिकवर करो। फ्यूल का प्राइस राइज इज गोइंग अप, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, nowhere to ask, nobody to respond. Why? They are autonomous body. You cannot ask questions. Why it is not increasing now? Because Uttar Pradesh election is ahead. We apprehend when Uttar Pradesh election will be over, prices of fuel may go up at any level. We want commitment from the government that wherever it is stopped, let it be stopped, or make a rollback on the price. We from the bench of the opposition make a demand that price rise which have happened up till now should be rolled back at whatever percentage of cost price it may be. Sir, big ideas, big proposals, big assurances cannot make this section, the common people, happy. Sir, cooperative federalism issue has been raised. I just want to also say, the policy of the government in this budget has been declared that investment to financial assistance of states will be increased from rupees 10,000 crore to rupees 1 lakh crore up to 22-23%. What will happen? What is the roadmap of allotment of this 1 lakh crore of money? Whether it will go to Gujarat or Maharashtra or to Karnataka or to where? Sir, after independence, our eastern India, regionally very broadly exploited in Indian economy. We are exploited, whole of eastern region. People look for those states which are flourished, which are well equipped. But we must claim that these rupees 1 lakh crore, we want to know from the government that which state is going to be allocated, what amount of money. I'll finish. I normally don't speak, don't worry, sir. What for Central Vista? Achana. How much money have been spent? Sir, big buildings like Vigyan Bhavan, National Museum, National Cultural Center of type of buildings, all have been demolished. There is no Vigyan Bhavan today. All have been demolished. Another 6 new buildings are going to be constructed. What for? What is the total amount have been allotted to decorate Rajpath? Sir, I must make a demand, which I should all political parties once supported. अमित शाह जी, आप भी है सर, थोड़ा एक मेरा डिमांड सुन के जाइए. फिनेंस मिनिस्टर नहीं है तो आप कोई बोले. What is the thinking of the government, sir? Sir, आपको भी बोलते हैं. What is the thinking of the government regarding state funding of elections? Once Indrajit Gupta was the chairman of the committee. That committee broadly placed that all recognized political parties will be extended support for their candidates to contest the election. It was also an all-party resolution supported by both ruling party and the opposition. Sir, I propose to you also to consult it in the cabinet or to the party, whatever form it may be, that think over for the state funding of elections. It is very much necessity at this time. Sir, I lastly shall conclude that what about the Pegasus agreement? Nowhere it is being discussed at all. Whether it is a fact, whether it has happened, whether we have come to any agreement with Israel, and it is not less than a 200 crore US dollar agreement. So my Chief Minister, Mamata Banerjee, very utterly commented upon this budget that it is a Pegasus spin budget. But I describe it as a cosmetic type of budget. So whether it is a Pegasus type, or it is a cosmetic type, or it is a Sell India type budget,
we want to hear from Honorable Finance Minister. Today, Modi ji observation, his speech I heard from first to end, a total battle between Prime Minister and our Adil Ranjan. Many other speakers spoke many things. They requested me to make this issue alive over here once. Why not Prime Minister responded to any other opposition party leader? Is it any understanding between the two? Either between the two parties, which is sometimes alleged. Sir, thank you very much for allowing me exceeding my time for some more. My next speaker, Kullan Banerjee, will speak tomorrow. Don't cut any of his time, sir. My request, I do not support the budget. Thank you, sir. सभा पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन मेघवाल जी। मैं लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 10 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी के नाम के आगे अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Speaker sir. With your permission, on behalf of my colleague Shri B.L. Verma, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations observations contained in the 234th report of the Standing Committee on Home Affairs on actions taken by the government Item on the number recommendation observation contained in 232 second report of the Committee on Demand for Grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Development of the North Eastern Region. Thank you. आइटम नंबर 18 माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश से एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटनाक्रम में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले भाग में 3 गोलियों के निशान दिखाई दिए। उक्त घटना को 3 गवाहों ने भी देखा है। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही उनके आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को प्राप्त हुई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनमें से 2 अनधिकृत पिस्तौल और 1 ऑल्टो कार की बरामदगी की गई। घटनास्थल और वाहन का फॉरेंसिक टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस का उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है।
श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनको दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त होता है, परंतु श्री ओवैसी जी ने सीआरपीएफ के सुरक्षा ब्रांच को मौखिक रूप से बताया है कि वो उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से श्री ओवैसी जी को विनती करना चाहूँगा कि उन्होंने सुरक्षा ले लेनी चाहिए और सुरक्षा लेकर ही अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने चाहिए। धन्यवाद। श्रीमती शून्यकाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि ओवैसी साहब के ऊपर ये जो जानलेवा हमला हुआ था उसका आपने दखल लिया है। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर। सिर्फ ये है कि इस मामले के अंदर 120 बी नहीं लगाया गया है। यूएपीए का जो कानून चिंता शून्यकाल। श्रीमती चिंता अनुराधा। श्री मनीष तिवारी जी। एंटी एंटोनी। आप मत करो बस। थैंक यू नहीं आ रहा, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। I request the government लोकसभा में स्टेटमेंट के बाद प्रश्नकाल नहीं होता। taken to implement the new NH in the state of Kerala from Trivandrum, Kottarakara, Konni, Rani, Kanjarapalli to Angamali, to which is the most suitable alignment connecting 21 highways corridors and major towns stretched along the state of Kerala. The proposed Greenfield National Highway will run parallel to the existing MC Road in Kerala. The new corridor will be a solution to the problem of heavy traffic congestion. It is linked to major pilgrim centers like Sabarimala, Erimeli, Nelakkal, Parananganam, Malayatur, etc. Therefore, I request the government to allot sufficient fund for the completion of this greenfield NH in Kerala. Thank you. उत्तम रेड्डी जी। Honorable Speaker, sir, through you I wish to request the Government of India to accept the pending, justified and constitutionally valid demand of the tribal community of Telangana for reservations as per their population percentage. Sir, when the combined Andhra Pradesh was divided into Andhra and Telangana, the Telangana region had a greater tribal population percentage and were eligible for a higher reservation. Sir, that proposal has been pending with the Government of India for last 7.5 years. I request the Government of India to sanction higher reservation for the tribal community in Telangana. Thank you. श्रीमती शारदा पटेल। धन्यवाद महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र में बेचराजी नगर विशेष निवेश क्षेत्र है जिसमें मारुति सुजुकी, होंडा और कई अन्य बड़ी कंपनियों के उत्पादन प्लांट्स है जिससे बेचराजी का काफ़ी विकास हो रहा है। वर्तमान में अहमदाबाद बेचराजी रनूज पाटन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का काम भी चालू है जिसमें संखलपुर रोड पे बेचराजी किसान मंडी के पास वाले LC नंबर 69 के स्थान पर अंडरपास का निर्माण कार्य चला रहा है। यह अंडरपास यात्राधाम बेचराजी को यात्राधाम संखलपुर गांव से जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। बेचराजी तालुका का सबसे बड़ा सरकारी सिविल अस्पताल संखलपुर रोड पर स्थित है। यहाँ रोजाना आसपास के 50 से ज़्यादा गांवों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। APMC मार्केट यार्ड अंडरपास के पास स्थित है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए ट्रैक्टर और ट्रक द्वारा मार्केट यार्ड में आते हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या भी पैदा होती है। संकलपुर गांव में बहुचराजी माता जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है जहां हर चैत्र और आसो सुद पूनम की रात बहुचर माता की सवारी बेचराजी मंदिर से संकलपुर मंदिर तक जाती है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। फार्मेसी कॉलेज और बेचराजी तहसील का एकमात्र उच्च माध्यमिक साइंस विद्यालय इस सड़क पर संखलपुर में स्थित है। इन शिक्षण संस्थाओं में लगभग 15 से 20 गांवों के बच्चे अध्ययन के उद्देश्य से बेचराजी की ओर से आते हैं। बारिश के मौसम में अंडरपास में पानी भरने की स्थिति में आपातकालीन सेवा, स्कूली बच्चों और किसानों को बहुत दिक्कतें आती है।
क्षेत्र में मारुति और होंडा जैसी बहुत कंपनियां हैं और उस कंपनियों पे निर्भर दूसरी सैकड़ों छोटी मोटी कंपनियां परिचालन में है। विभिन्न कंपनियों में वाहनों की आवाजाही होने के कारण भी यातायात की बहुत समस्या है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए संखलपुर रोड पे स्थित LC नंबर 69 से बेचराजी LC 68 के समांतर 10 से 15 मीटर चौड़ाई इसमें RCC सड़क बनानी बहुत आवश्यकता है ताकि इस यातायात के दौरान आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हो। मेरा अनुरोध है कि संखलपुर रोड पे स्थित LC नंबर 69 से बेचराजी 68 के समांतर 10 से 15 मीटर चौड़ाई में RCC सड़क बनाने के लिए विशेष मंजूरी दी जाए और सड़क का निर्माण हो। धन्यवाद। ढाल सिंह बिसेन। अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा सिवनी बालाघाट क्षेत्र है। इसमें पेंच और कान्हा नेशनल पार्क हैं, पर्यटन की दृष्टि से बड़े समृद्ध हैं। पर इस कोरोना काल में आपने भी देखा कि पर्यटन को एकदम से रुक गया कोरोना के कारण से। पर सभा अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें पर्यटन के स्थल नहीं है। तो उदाहरण के लिए सिवनी के अंदर में कंवरगढ़ है, आष्टा में प्रसिद्ध काली जी का मंदिर है, डोंगरगांव लांजी विधानसभा के अंतर्गत डोंगरगांव में पूरे पहाड़ी के अंदर पूरा झरना बहता है और वहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। ऐसी रमरमा में भगवान रामचंद्र जी का स्थान है ऊपर पहाड़ पर। तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक से एक पर्यटन स्थल हैं। यदि इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष, और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो मैं चाहता हूँ कि वन विभाग इको टूरिज्म वहाँ डेवलप करे और संस्कृति विभाग इसको डेवलप करके लोगों के लिए इस लोकल को वोकल जो मोदी जी की कल्पना है उसके अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों का विकसित करके जनता के लिए इसके नए रास्ते खोले। गौरव गोगोई जी। Thank you, Honorable Speaker. I rise to speak in support for our new national climate change legislation in India. Such legislation should propose a national framework for adaptation and emission applicable to union government, state government, municipalities, cities, and also the private sector. Driving this framework should be a national commission that is accountable to the Parliament and also has the responsibility to coordinate the action plans at the national level and the state level. Statutory bodies like Central Pollution Control Board and Commission for Air Quality Management need greater funds, but alas, in this budget, they have seen their funds reduced. Private sector companies must also play a part and make their report the emissions and factor in carbon in their plans and make environmental, social goals and governance goals as part of the annual plans. Sir, as we phase down from coal, green jobs, skilling and livelihood generation must be in consultation with Indian workers. There is a need to value and preserve the biodiversity, especially in Northeast India. Instead of ruining Northeast India with palm oil plantations, we should focus on bamboo and coconut as alternatives and sustainable crops. Only through a National Climate Change Act can India achieve her commitments, both outlined in Paris NDCs and the recent Glasgow summit. Thank you very much. श्रीमती नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मराठी में अपना ये विषय रखना चाहूँगी। राष्ट्रमाता आई जिजाऊ यांची जयंती शुभ पर्वावर हजारो शिवभक्त शिवप्रेमींनी 12 जानेवारीला अमरावती व दर्यापूरमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला होता आणि त्या पुतळ्यावरचं गेल्या 3 वर्षापासून राजापेठचे ठिकाणी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी परमिशन मागत होते, पण ते परमिशन देत नव्हते। तर राजापेठ उड्डाणपुलावर महाराजांच्या पुतळा रोजी दररोजी दूध अभिषेक होत होता, आरत्या होत होती, शिवतीर्थ निर्माण झाला होता। 16 जानेवारीला राजापेठ उड्डाणपुलावर आणि 17 जानेवारीला दर्यापूरमध्ये अर्धे रात्री महाराजांचा अवमान करून आणि हातोडीनी आणि छन्नीनी ते महाराजांचा पुतळा दोन्ही ठिकाणून काढून सीआरपीएफ आणि दंगल पथकाच्या सहाय्याने महाराजांचं महाराष्ट्र आपला दैवत मानते, ज्या महाराष्ट्रामध्ये महाराजांना आपला दैवत मानते त्या महाराजांना आज बसवण्यासाठी आम्हाला परमिशन आणि महाराजांची ठिकाणी बसवण्यासाठी ते आम्हाला परमिशन नाकारत आहे। मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या सरकारला, ठाकरे सरकारांना, जे स्वर्गीय बाळासाहेब होते महाराष्ट्रामध्ये, कोणी जर बोटही शिवाजी महाराजांचेवर दाखवली तर ते बोट छानण्याची ताकद त्या बाळासाहेब ठाकरेंमध्ये होती। पण आज त्यांचे सुपुत्र जे शिवसेनाचे प्रमुख बनून आणि सीएम बनून महाराष्ट्रामध्ये आहे
त्याच महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना बसवण्यासाठी एवढा परिश्रम करावा लागते आणि आमदार आणि खासदारांना पूर्ण रात्रपासून पोलीस डिपार्टमेंटचा वापर करून, सर लास्ट 1 मिनिट, पोलीस डिपार्टमेंटचा वापर करून अर्धे रात्री आम्हाला नजर कैदीमध्ये ठेवतात आणि महाराजांचा पुतळा बसू शकला नाही पाहिजे, तिथे उभा नाही राहिला पाहिजे, म्हणून त्याच्यासाठी पूर्ण सर मैं आपके माध्यम अध्यक्ष जी आज के मौजूदा दौर में अजय निषाद जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के मौजूदा दौर में सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्रों के कार्यालय एवं संस्थानों में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बहाली पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा की जाती है। इसमें उनसे न केवल नाजायज पैसा उछला जाता है बल्कि नौकरी के दौरान उनका शोषण भी होता है और प्रतिमाह निर्धारित मजदूरी में से भी पैसा उछला जाता है। साथ साथ संदर्भ कार्यालय में सक्षम पदाधिकारी से मिलकर कम मजदूरों के साथ काम कराया जाता है और अधिक मजदूरों के नाम पर पैसा उठाया जाता है। इस प्रकार अनुबंध मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों का बड़ा पैमाने पर उल्लंघन इन ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इन अनुबंध मजदूरों पर हो रहे शोषण एवं दोहन के साथ साथ ठेकेदारों द्वारा बरती गई अनियमितताओं को रोकने के लिए इससे संबंधित कानून को और मजबूत बनाया जाए और ताकि इसकी समझूत निगरानी भी हो सके और उल्लंघन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद। आदि रंजन जी। Sir, I would like to draw your kind attention to a matter of serious public concern. I am given to understand that the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India has revoked the license of a very popular media channel called Media One. Further, it is a matter of serious concern that the license has been revoked without citing any valid reason. The reason cited by the government is very vague, security reason without any elaboration and detail. We all know that the press is the fourth important pillar of democracy. In order to have a vibrant and lively democracy, it is important to have freedom of speech and expression. In fact, the government should encourage free press so that democracy is further strengthened. In light of the above, I shall appeal to you that the restriction on media, that the restriction on Media One may immediately be lifted and the concerned order of the government of India may be revoked immediately. VK Kandan ji. Sir, I have an adjournment motion in the... Okay. Sir, how do you... सुरेश जी आपको एसोसिएट कर लिया VK कंदन जी। सर एसोसिएट सभा की कार्रवाई मंगलवार 8 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।